सब्जेक्ट है हमारा लॉ ऑफ टैक्स नोटिसेस। ओके, लॉ ऑफ टैक्स नोटिसेस। हम आज लॉ ऑफ टैक्स नोटिसेस की पहली क्लास कंडक्ट करेंगे ऑनलाइन। बेटा आप में से कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एनटीएन ले लिया अपना? आपके पास पहले ही है? ओके, सबके पास है, ताकि जो हमारी अगली क्लास होगी P1 की उस वक्त हमें चाहिए होगा आपका अपना एनटीएन। क्योंकि आप अपना, अगर खुद वो चिराग तले अंधेरा तो ना हो ना, तो आपके अपने प्रोफाइल बने हों, आप खुद कंप्लाइंट हो, ताकि सारी चीजें उसे सीख सकें। तो जिसके पास अभी भी एनटीएन नहीं है, तो अगली क्लास से पहले काइंडली आप एनटीएन रिसीव कर लीजिएगा। सेट है अपना। और किसी को अगर वो इशू कराने में दिक्कत है तो मुझसे रब्ता कर ले डायरेक्ट। मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, अब तक कोई मुझे मैसेज आया नहीं है। हाँ, तो ऑफिशियल मेजरमेंट आप अंदाजा लगा लो ना, जरूरी थोड़ी कि एग्जैक्ट मेजरमेंट हो यार, अंदाजे से कर लो। आपको अंदाजा तो होगा ना अपने घर का, बस उस अंदाजा लगाए, एग्जैक्ट थोड़ी होनी है। चलिए बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं आज के सेशन के साथ। पहले तो इस सब्जेक्ट का थोड़ा सा तारुफ करा दूं कि इसमें मेरा मकसद क्या है। हमने इस कोर्स की शुरू के जो सेशंस थे उसमें अपने लिए एक टारगेट रखा था। टारगेट ये है कि हमें टैक्स का काम सीखना है, ऐसा है ना। अब टैक्स का काम सीखने के लिए दो चीजों की आपको रिक्वायरमेंट है, एक नॉलेज और एक स्किल। अब इसका हमें बैलेंस करना है, क्योंकि अगर मैं नॉलेज की तरफ ज्यादा चला जाता हूं तो काम नहीं सीख पाते, और स्किल की तरफ चला जाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ स्किल की तरफ जाऊंगा तो वो भी आप अधूरे रह जाएंगे। तो मुझे दोनों बैलेंस करना है। अब मुझे एक बात बताएं कि हमारा जो एज ए टैक्स एडवाइजर एक रोल होता है कंप्लाइंस कराना, टैक्स पेयर की कंप्लाइंस कराना। इनकम टैक्स लॉ में लिखा था टैक्स पेयर के लिए कि ये फॉर्म जमा करो। पहली कंप्लाइंस तो मैं आपसे भी करवा रहा हूँ, एनटीएन कहता हूँ, एनटीएन ले लो, कंप्लाइंस हो गई। उसके बाद दूसरी कंप्लाइंस क्या होगी? रिटर्न फाइल करना। रिटर्न फाइल करने का आप तरीका सीख रहे हो ना P1 में। P1 में हमने लास्ट टाइम देखा था ना कि कैसे रिटर्न, एक हमने रिटर्न स्टार्ट भी कर दिया था, किसका? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हमने स्टार्ट भी कर दिया, कैसे फाइल होता है। तो हमारा जो कंप्लाइंस वाला काम है वो तो हम P1 में सीखेंगे, मगर टैक्स डिपार्टमेंट उस रिटर्न को जो आप फाइल करेंगे एडवाइजर बन के एग्जामिन करेगा, एग्जामिन करेगा ना। और अगर उसमें कोई वो कमी बेशी समझता है या स्क्रूटनाइज करता है तो क्या इशू करेगा? लेटर, नोटिस। अब ये नोटिस कितने हैं और कौन से हैं, यहां से स्टार्ट होता है टैक्स का असल काम। अगर तो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न प्रिपेयरर बनना है, रिटर्न प्रिपेयरर बस, तो फिर आप छोटू रह जाओगे। छोटू भाई ये रिटर्न फाइल करता है, अच्छा जी कितने 1000 रुपए देते हैं इसको, अच्छा जी कितने 5000 रुपए देते हैं, तो आप बड़ा अमाउंट नहीं कमा सकेंगे। बड़ा अमाउंट कब बनता है? रिटर्न प्रिपेयरिंग एक छोटी सी सर्विस है, असल पैसा है टैक्स की नोटिसेस, टैक्स की लिटिगेशन को हैंडल करना और एडवाइजरी कर पाना। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए अव्वल तो कि नोटिस आते कौन से हैं। अब मैं मिसाल दूं, अभी मैं आपके सामने कुछ रियल नोटिसेस भी ले आऊंगा, जो कि फर्स्ट क्लास, तो इसलिए मैंने कहा आज सिर्फ थोड़ा आपको मैं तारुफ करा देता हूं, मगर एक रियल नोटिस का जिक्र करता हूं जो मुझे अभी किसी ने ओपिनियन लेने के लिए भेजा और कहा जी आप हमें इस पे गाइड करें। नोटिस इशू किया गया था अंडर सेक्शन 111 और रेड विथ सेक्शन 122(9। अब ये चीज आप सारी सीखोगे। नोटिस इस चीज पे इशू किया गया था कि आपने अपनी इनकम मिसक्लासिफाई की है, मिसक्लासिफाई की है। आपकी इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल करनी चाहिए, आपने एफटीआर इनकम उसको शो किया है। एफटीआर में रेट है 15% और अदर सोर्स में रेट है नॉर्मल रेट। अब नॉर्मल का मतलब कम से कम भी उसकी इनकम देख के समझे कि 35% रेट लगेगा, तो कहाँ 15 कहाँ 35, तो 20% पे झगड़ा था। अब सबसे पहली बात, जो टैक्स लॉ ऑफ टैक्स नोटिसेस हैं, इस सब्जेक्ट में हम क्या सीखेंगे उसका थोड़ा मैं आपको तारुफ दे दूं, फिर हम आज ही एक पहला नोटिस स्टार्ट करेंगे पढ़ना। देखिए लॉ ऑफ टैक्स नोटिस में
इस सब्जेक्ट में मेरा मकसद क्या है? इसमें मेरा ड्यूअल मकसद है। सबसे पहले आपको ये बताना कि कौन से नोटिस इशू होते हैं, उन नोटिस के साथ आप फेमिलियर हो जाओ, और उसके बाद सेकंड मकसद है कि आप उन नोटिस के क्या बना सको, रिप्लाईज। ओके, अब नोटिस किस चीज पे इशू होते हैं? बहुत सारे इश्यूज पे, बहुत इश्यूज पे जो तो आपने पढ़े ही नहीं है। आप में से हर वो बंदा जो पहली दफा टैक्स में, पहली दफा आ रहा है टैक्स में, उसके लिए तो हर चीज नहीं होगी। तो मेरे लिए ये सब्जेक्ट पढ़ाना बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि ऐसे ग्रुप को पढ़ा रहा हूं जिसे अभी इश्यूज का पता तक नहीं है। तो मुझे सिर्फ ये नहीं बताना कि नोटिस कौन से हैं, इश्यूज क्या क्या हैं, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। अब जैसे अभी अभी मैंने एक इशू बताया, कौन सा इशू था? क्लासिफिकेशन। नॉर्मल किसी हेड में करने के बजाय कहां कर दी गई? एफटीआर में। 15% 35% का डिफरेंस आ गया, तो इशू है। ऐसे इश्यूज अगर तो आप हिम्मत रखो, हिम्मत, और मेरा साथ दो, आप हिम्मत रखो और साथ दो मेरा, इंशाल्लाह इस कोर्स में आप सारे इशू भी सीख लोगे, नोटिस भी सीख लोगे, जवाबात भी बनाना शुरू कर लोगे। मगर हिम्मत करनी पड़ेगी। हिम्मत का मतलब क्या है? डरोगे नहीं, डरोगे नहीं तो रेडी हो, ऑनलाइन रेडी बेटा, सीखने के लिए तैयार हैं आप? चलें। पहला नोटिस जिसका आपको, कोई भी टैक्स एडवाइजर हो ना, अभी एडवाइजरी के दरवाजे पे खड़ा होगा तो पहला क्लाइंट वो मिलेगा जिसको ये नोटिस आया होगा। सबसे ज्यादा इशू होने वाले नोटिस का नाम है शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस तो बहुत सारे होते हैं, मगर शो कॉज नोटिस कौन सा? अंडर सेक्शन 122(9), ये है हमारा पहला नोटिस। अब आपने पहले इस नोटिस की स्टडी करनी है। शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 122(9), 122 सेक्शन है, उसके सब सेक्शन 9 में इस नोटिस का जिक्र है। ओके, 122(9) के सबसेक्शन, 122 के सेक्शन के सबसेक्शन 9 में एक नोटिस का जिक्र है। ओके, अब मैं इसको पहले समझाऊंगा आपको कि नोटिस कब कैसे मिलता है, किस तरीके से होता है, थोड़ा बुनियाद बनेगी, और उसके बाद इस नोटिस की रिक्वायरमेंट तक पहुंचेंगे, फिर कुछ रियल लाइफ नोटिस एग्जामिन करेंगे, फिर उसका जवाब ड्राफ्ट करेंगे। आपने सिर्फ सीखना नहीं है, काम सीखना है। तो काम करो भी तो सही, काम करो भी तो सही। तो काम कैसे करेंगे आप? रिप्लाई बना के। ओके, तो इसीलिए जहन में रखिएगा कि ये जो बेसिस बना रहा हूं ना, ये बेसिस है, एक काम की तरफ लेके जाएगी। अब ये नोटिस इशू होने की कंडीशंस, कब इशू होता है, कब कब इशू होता है, उसका थोड़ा बेस बना रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, आपने बेसिस, बहुत बेसिक लेवल पे जो चीज पहले किसी पिछले सेशन में देखा था, तो इनकम टैक्स एनुअल टैक्स है या मंथली टैक्स है? एनुअल टैक्स है। ओके, एनुअल टैक्स है तो इसका पीरियड क्या है, टैक्स पीरियड क्या है? जुलाई टू जून। इसका मतलब हुआ, ये मैं बात बेसिस उस बच्चे के लिए कर रहा हूँ, उस पार्टिसिपेंट के लिए कर रहा हूँ जिसको कुछ नहीं आता। मेरे लिए सारे, और जो एडवांस लेवल पे हैं कुछ, सब सीखेंगे इसमें, क्योंकि मुझे सबको एक साथ लेके चलना है। तो हम उस पीरियड को कहते हैं टैक्स ईयर, करेक्ट? टैक्स ईयर वैसे तो 3 किस्म के, नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल। अभी छोड़ दें नॉर्मल टैक्स ईयर। बिगिनिंग क्या होगी? 1/7, और कोई ईयर होगा से 23, एंडिंग कब होगी? 30/6/2024। सबसे इंपॉर्टेंट डेट ये है 30 जून, ये नॉर्मल टैक्स ईयर की निशानी है। तो जब भी टैक्स ईयर की बात होती है, एंडिंग डेट का जिक्र आता है। अगर कोई इस डेट पे ईयर फॉल करेगा उसको कहते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर, अगर किसी और डेट पे फॉल करेगा उसको कहते हैं स्पेशल टैक्स ईयर। अब ये चीजें छोड़ दें, ये P4 की चीजें, P4 है हमारा इसका, ये उसकी चीजें, मगर चूंकि बेस बनाना है तो मुझे जिक्र करना पड़ रहा है। तो टैक्स ईयर में हमने जो भी इनकम कमाई उसको रिपोर्ट करेंगे हम। अभी अभी तो बताया था रिपोर्ट करेंगे। किसे रिपोर्ट करेंगे? हम रिपोर्ट करेंगे रिटर्न फाइल करके। ठीक है, रिटर्न फाइल करते, रिटर्न की डेट भी होगी,
ड्यू डेट होगी, जो इसमें ईयर यहाँ एंड हुआ है, रिटर्न कब फाइल करना है हमें, ये आखिरी दिन है, उसके बाद ही, इसके बाद ड्यू डेट क्या है, क्या है किसी को पता है? ड्यू डेट सबसे कॉमन ये है 30 सितंबर 22 अगली होगी, तो कितना टाइम मिला उसको, 3 महीने, 3 मंथ का नॉर्मल, बाकी स्पेशल केसेस है, एक्सेप्शन है, बट नॉर्मल। तो इस डेट तक आपने रिटर्न फाइल करना है। ओके, अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, क्या जरूरी है कि सब रिटर्न फाइल करें? नो। तो रिटर्न फाइल हुआ, यस। रिटर्न फाइल होने की सूरत में कहा जाएगा वो बंदा सेल्फ असेसमेंट में कवर हुआ। कहां कवर हुआ? सेल्फ असेसमेंट में कवर हुआ। सुनिएगा, रिटर्न, अब ये आप चूंकि एडवाइजर हो ना, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा ये याद रखोगे, नंबर्स, नंबर याद रखोगे। सेक्शंस, कौन सा सेक्शन, रिटर्न कहां फाइल होता है, किस सेक्शन में? 114 में। जिससे ही कंप्लीट रिटर्न फाइल हुआ, कौन सा, कौन सा? कंप्लीट रिटर्न फाइल हुआ, कौन सा? कंप्लीट। अब कंप्लीटनेस के कोई क्राइटेरिया हैं, ओके, जो अभी का टॉपिक नहीं है, बट मैं मेंशन करना चाहता हूं चीजों को। तो जैसे ही कंप्लीट रिटर्न फाइल हुआ, तो सेक्शन 120 में वो क्या बन जाता है, सेल्फ असेसमेंट। आपकी असेसमेंट हो चुकी है, आपका कितना टैक्स है आपने खुद तय कर दिया, कहानी क्लोज। तो मेरे पे कितना टैक्स है मैं खुद डिसाइड करता हूं, कैसे, रिटर्न फाइल करके, जो रिटर्न में बताया जाएगा उतना ही मेरे पे टैक्स है। इसकी एग्जांपल दूं, शारे फैसल पे आप गाड़ी चला रहे हो, हर किसी से लाइसेंस मांगते हैं या सबको जाने देते हैं? सबसे तो नहीं मांगते ना, किससे मांगते हैं? जिसपे शक, जिसपे वजह, टेंटेड ग्लासेस, फैंसी नंबर प्लेट, कोई वजह होती है उसको रोकने की। फिर यही निजाम क्या है टैक्स में, सबको जाने दो, जो रिटर्न फाइल करेगा कंप्लीट है, सेल्फ असेसमेंट, चलो भाई चलो निकलो चलो, किसी किसी को चेक करेंगे। ओके, मगर मगर सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला, ये नहीं है मकसद इसका। भीख नहीं मांग रहे हैं भाई, असेसमेंट कर लो, हम बाद में पिक्चर में आएंगे, वो बाद में पिक्चर में आते हैं, और वो पिक्चर में जब आते हैं ना तो शो कॉज इशू करते हैं जो आप पढ़ने जा रहे हो। मगर व्हाट इफ के उसने रिटर्न ही नहीं फाइल किया, नॉन फाइलर है, ऐसे भी तो होंगे, हो गए, तो उसको पहले नॉन फाइलर का नोट, अरे ये तो नोटिस आ गया, यहाँ भी नोटिस है, हाँ सर ये भी पढ़ेंगे, ये भी तो नोटिस पढ़ना है आपने, कौन सा नोटिस? नोटिस टू नॉन फाइलर लिखे, नोटिस टू, नोटिस टू नॉन फाइलर। भाई मैं स्टार्ट इससे करूंगा भाईजान, नोटिस टू नॉन फाइलर, मतलब ये नोटिस है ना सारे। मेजर सबसे बड़ा पावरफुल सेक्शन कौन सा है, सबसे ज्यादा वास्ता पड़ेगा शो कॉज नोटिस अंडर 122(9), मगर उसके नीचे कुछ और छोटी छोटी चीजें भी तो है ना, उसमें से एक चीज है नोटिस टू नॉन फाइलर। ओके, नॉन फाइलर, और इसके जवाब में टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल कर दिया, फाइल्ड, तो वो भी यहां कवर हो जाएगा, कहां कवर हो जाएगा, सेल्फ असेसमेंट में 120। और अगर नहीं फाइल किया, नॉट फाइल्ड, तो अब उस सूरत में इसको कहते हैं एक्स पार्टी असेसमेंट। एक्स पार्टी जो लीगल बैकग्राउंड के उनको पता होगा, नहीं पता, नहीं पता तो चले कोई बात नहीं है, मैं इसको बोलता हूं बजाओ। क्या लिखा है, बेस्ड जजमेंट, मैं क्या बोलूं यार, एब्रीविएशन ये से मैं क्या बोलूं यार। ये है सेक्शन 121। 121 में बेस जजमेंट असेसमेंट करते हैं। बेस जजमेंट का मतलब अब कमिश्नर असेसमेंट करेगा, खुद असेसमेंट करेगा, आपका टैक्स कितना वो बताएगा। अब सुनिएगा, इस पूरी फ्लो चार्ट में मैंने 2 ऑर्डर्स का जिक्र किया है, 2 ऑर्डर, असेसमेंट ऑर्डर्स, 2 असेसमेंट ऑर्डर। अब रुकिए और पहले मुझे एक बात बताएं, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, इसकी मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? यूनिट कौन मेजर करता है, कैसे? मीटर। एक साइंटिफिक डिवाइस लगा है, हम उस पर शक थोड़ी करते हैं। या वो कभी कभी दिल करता है तेज चल रहा है, शुभ शुभ बाबा को बुलाओ, स्लो कर दे इसको, यू नेवर नो ना भाई, साइंटिफिक डिवाइस है भाई, ठीक है, हम डाउट थोड़ी करते हैं। लोगों की इनकम कैसे मेजर करें भाई, कैसे मेजर करें? देयर इज नो साइंटिफिक वे, देयर इज नो साइंटिफिक वे। इसका मतलब है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पहले वो बताएगा, फिर ये आएंगे, फिर वो बताएगा, यानी ये प्रोसेस चलता रहता है। तो फर्स्ट लेवल में किसकी कितनी इनकम है,
फर्स्ट रो में किसकी कितनी इनकम है ये तय करने के लिए असेसमेंट ऑर्डर होता है। क्या होता है? व्हाट इज असेसमेंट? नो, व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट इज अ प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? विच डिटरमिन्स टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर। साल की कितनी इनकम, साल का कितना टैक्स, ये कौन सा प्रोसेस डिसाइड करता है? असेसमेंट। तो असेसमेंट का नतीजा क्या निकलेगा? असेसमेंट ऑर्डर। असेसमेंट ऑर्डर, तो मैंने दो असेसमेंट ऑर्डर का जिक्र किया है। दो असेसमेंट ऑर्डर में से एक है डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर। डीम्ड का मतलब क्या है? अज्यूम्ड। और दूसरा है, बजाओ, बेस्ड जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर। एक कवर हुआ था सेक्शन 120 में, एक कवर हुआ था सेक्शन 121 में। जब हम रिटर्न फाइल करते हैं और वो रिटर्न कंप्लीट होता है तो हम आ जाते हैं पहले में, और अगर रिटर्न फाइल हम नहीं करते तो उस सूरत में हमें नोटिस मिलता है, नोटिस में भी जवाब ना दे तो हम इसमें आ जाते हैं। इसमें एक्चुअल ऑर्डर पास नहीं होता, डीम हो जाता है। इसमें एक्चुअल ऑर्डर होता है जो कमिश्नर पास करता है। बात समझ आ रही है आपको? मगर दोनों चीजें ऑनलाइन, मुझे एक बात बताएं बेटा, आपको समझ आ रही है चीजें मेरी? कोई मैं, क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा था, हिम्मत रखनी है, हिम्मत रखोगे बहुत सीखोगे। ओके, अब इसका मतलब हुआ कि असेसमेंट में, देखिएगा जरा, असेसमेंट में ये है पहला गेट जिसे टैक्स पे एंट्री मारेगा, ये है लेवल 1। वीडियो गेम खेली थी बचपन में? मैं तो अभी भी खेलता हूँ यार। लेवल 1, लेवल 1, तो लेवल 1 के दो दरवाजे हैं बस महल में आने के, शहजादी को छुड़ाने के। एक दरवाजा था ये, इस दरवाजे से कब आओगे? जब आप 120 में। मैं अब आपको लफ्ज भी नहीं बताऊंगा, बस 120। क्या समझे? क्या समझे? रिटर्न फाइलर कंप्लीट। मगर आगे बात एक और बताओ, 120 डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर हो चुका है, आपका टैक्स आपने खुद तय कर लिया। कहां तय किया? रिटर्न पे। तो ऑर्डर किधर है? वही रिटर्न ही तो ऑर्डर है। वही रिटर्न बिकम्स order, deemed assessment order, treated as issued by commissioner, not actually issued, treated as issued by the commissioner to the taxpayer on the date was filed. और दूसरा क्या है, अगर मैंने रिटर्न नहीं फाइल किया होगा तो भी ऑर्डर पास होगा, मगर इस दफा ऑर्डर पास कौन करेगा? कमिश्नर। 121। मगर दोनों में से एक जगह में कवर हो सकता हूं, एक साथ नहीं हो सकता। इसीलिए इन दोनों को कहते हैं ओरिजिनल असेसमेंट। क्या कहते हैं? ओरिजिनल असेसमेंट। ठीक है, ओरिजिनल असेसमेंट। ओरिजिनल क्यों? शुरुआती। इन दो में से कोई एक होती है। ओके, दोनों को मिला के ओरिजिनल असेसमेंट। अब इसका मतलब है कि पहला सेल्फ असेसमेंट, इसमें कमिश्नर ने कुछ नहीं किया, डीम हो गया सब कुछ। दूसरा, दूसरा नॉन फाइलिंग की सूरत में कमिश्नर ने कुछ किया, ऑर्डर कर दिया। जो नॉन फाइलर है भाई, हाँ बजाओ, लिखाए मैं क्या करूं? तो अब क्या हुआ? ऑर्डर तो पास हुआ ना, टैक्स असेस हो गया। दोनों में पता चला क्या? प्रोसेस कंप्लीट हो गया। कौन सा? कि साल का, टैक्स ईयर का, टैक्स ईयर का, ये देख रहे हो कनेक्ट हो रही है, टैक्स ईयर का टैक्स कितना, टैक्स लायबिलिटी कितनी होती हो गई। किसने की? पहले में मैंने खुद की, दूसरे में कमिश्नर ने की। मगर पहली दफा हुई, परफेक्ट होना जरूरी है? नहीं। अब सुनिएगा, अब आ गई ना। अब अगर ये देखें, ये फिर आगे गए लेवल 2। लेवल 2 में इसे और आगे जाना है, शहजादी को बचाने, मंजिल अभी भी दूर है, तो दूसरा लेवल शुरू हो जाएगा। यहां तलाशी ली जाएगी उसकी, बेटा ऐथे रख, आजा। अब तो तुझे हमने कहा था ना, तू खुद ही आगे, सारा कुछ तू ठीक है, अब तू इधर आ। हमें रीजन है इस चीज के कि तुमने टैक्स सही नहीं दिया। ये है वो जगह जिस पे आप नोटिस पढ़ोगे, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। अब वो कहते हैं कि अगर इन दोनों में कितनी सिचुएशन पाई जाए? 6 सिचुएशन पाई जाए। कितनी? ये अब आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए 6 कौन सी, अभी पढ़ाता हूं। 6 सिचुएशन होंगी। तो उस केस में, उस केस में पहले करेंगे नोटिस,
कौन सा नोटिस? 122(9) शो कॉज नोटिस। तो पहले करेंगे इस नोटिस, शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 122(9) और उसके बाद करेंगे ऑर्डर। अब ऑर्डर कहलाएगा अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर, और वो चेंज करके टैक्स बढ़ा देंगे। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर पास होता है 122(1) में, और सेक्शन 122 का नाम है अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। ज्यादा तो नहीं हो गया? बंद, पेन साइड पे, चले भाई, पेन साइड पे हो गया, रुको, सबर करें, सबर करें। ओके, सबसे पहले आपको ये मुझे बताएं रिकेप, हम लॉ ऑफ टैक्स नोटिसेस में दो काम कौन से सीखेंगे? बच गए, वरना वो सुनाता ना बच गया, क्योंकि जवाब सही दिया। नोटिस को पढ़ना बोला, शाबाश। अगर बोलता ना नोटिस को लिखना, तो कुछ चीज उठा के मारता। हम थोड़ी लिखेंगे यार हम थोड़ी बनाएंगे नोटिस, हाँ हम लिखेंगे। तो पहले ही हम क्या है, नोटिस की रिक्वायरमेंट सीखेंगे। हमारा काम है नोटिस का जवाब देना, तो हम नोटिस बनाएंगे थोड़ी, हम बने हुए नोटिस को लीगल। अब आपको पता है हमें क्या समझना है, नोटिस कब वैलिड है और कब। अब मुझे एक बात बताएं, एक इनवैलिड नोटिस आया, जवाब दोगे? वकील साहब बताएं, रिक्वायरमेंट कानूनी पूरी नहीं कर रहा, जवाब दोगे? मैं तो नहीं दूंगा। मैं क्या बोलूंगा, नोटिस इज इलीगल बिकॉज ऑफ दिस वायलेशन ऑफ लॉ, तो मैं जवाब थोड़ी दूंगा, मैं डेटा थोड़ी दूंगा उसको। मैं बोलूंगा पहले इसकी ये फेटल 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 फ्लॉ है, इसको तो ठीक कर, पहले इसको तो क्योर कर। तो रिक्वायरमेंट पता होगी तो आपको चैलेंज करेंगे ना नोटिस को। आप में से जो वकला है, लीगल बैकग्राउंड से है, वो चैलेंज करना जानते हैं। अकाउंटेंट को मुझे सिखाना है लड़ना, और वकील साहब को अकाउंटिंग सिखानी है, ठीक है, टैक्स लॉ सिखाना है आपको। तो अब ये जो चैलेंज किया जाता है ना नोटिस को चैलेंज भी करते हैं। क्यों चैलेंज करते हैं? जब उसकी रिक्वायरमेंट, तो आपका सबसे पहला पता है, यहाँ पे आप इस सब्जेक्ट में सीखोगे नोटिस की रिक्वायरमेंट्स क्या है जो लॉ ने ले डाउन की है। मैंने आपको 122 की एक रिक्वायरमेंट बता दी, आपको पता भी नहीं चला क्या रिक्वायरमेंट है। सोचो सोचो सोचो, ये आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी यकीनन, आप सही कह रहे हो, गलत कोई नहीं कह रहा, सही गलत कुछ नहीं होगा। आप प्रोफेशनल लोग हो और मैं प्रोफेशनल चीजें पढ़ा रहा हूं, तो कोई बात करते वक्त डरे नहीं, ऑनलाइन कोई कमेंट देते वक्त डरे नहीं बेटा, खुल के बताओ, खुल के बात करो। और मैंने कल और परसों की क्लास में क्या कहा था, ना कमिश्नर हूं, ना कमिश्नर हूं इधर इस जगह बैठता हूं तो, और ना उस्ताद हूं, कौन हूं? बड़ा भाई, दोस्त, ठीक है, मिलके सीखते हैं, मैं सिखाता हूं आप सीखो। अब बात क्या है, ये जो 6 सिचुएशन थी ना, ये थी कंडीशन कि सिर्फ उसी वक्त ये नोटिस इशू होता है जब क्या हो, 6 सिचुएशन हो। और अगर 7वीं सिचुएशन में वो नोटिस इशू करेगा, हम क्या बोलेंगे, इनवैलिड है, आप इशू नहीं कर सकते। तो पता होनी चाहिए ना ये सिचुएशन कौन सी है, उनका क्या मतलब है। हम आते हैं अभी इन सिचुएशंस की तरफ। तो आप इस सब्जेक्ट में सीखोगे नोटिस की प्री कंडीशंस, और दूसरा सीखोगे रिप्लाई बनाना, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट। ओके, आपका सबसे ज्यादा प्रोफेशनली 50% ऑफ द टाइम इसी एक नोटिस से वास्ता पड़ेगा। तो सब्जेक्ट का आधा टाइम में इसी एक नोटिस पे लगाऊंगा। किस नोटिस पे? 122(9) पे, क्योंकि इश्यूज इतने सारे ना यार, इतने सारे इश्यूज है। मैं कभी कोई इशू लाऊंगा, कभी कोई इशू लाऊंगा, बताओ उसका जवाब क्या होगा, बताओ उसका जवाब क्या होगा, बताओ उसका ड्राफ्ट करके दिखाओ जवाब। इश्यूज इतने सारे हैं, तो सिर्फ नोटिस थोड़ी सीखेंगे, नोटिस की रिक्वायरमेंट तो एक क्लास में सिखा दूंगा आज ही, मगर एक्चुअल काम तो भाई टाइम लेगा ना। तो हम इस नोटिस पे बड़ा टाइम लगाने वाले हैं। कौन से नोटिस पे? शो कॉज नोटिस 122(9) पे, क्योंकि हमें ड्राफ्टिंग सीखनी है, हमें इशू पता होंगे। सबसे कॉमन तरीन इशू जिस पे ये नोटिस इशू होता है, वो मैं आपको इसी कोर्स में सिखाता हूँ, ये मेरा मकसद है। ओके, रिक्वायरमेंट क्या है आज ही सीख लोगे। टैक्स रिटर्न फाइल हुआ, यस, सेल्फ असेसमेंट नहीं हुआ, नोटिस टू नॉन फाइलर, ये भी नोटिस है, ये भी सीखेंगे। तो
उसमें फाइल नहीं हुआ बेस्ट जजमेंट। अब 2 असेसमेंट्स हो गई। क्यों असेसमेंट किसे कहते हैं? असेसमेंट कहते हैं प्रोसेस को जिसमें टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर तय हो। तो 2 तरीके हैं, एक सेल्फ असेसमेंट, एक बेस्ड जजमेंट या एक्स पार्टी असेसमेंट। दोनों में से किसी एक में अब अगर उसमें पाई जाए कितनी केसेस, 6, तो इशू होता है शो कॉज नोटिस। ऑनलाइन ठीक है बेटा, पहुंच गए इस नोटिस तक तो पहुंच गए ना? किस नोटिस तक? किस पे? ओके चलें, अब साथ में थोड़ा सा ना सिचुएशन को भी समझते हैं। और ये जो मैं एग्जांपल्स बनाऊंगा ना, ये आपके लिए बेटा बस एक समझे गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन। जो ये मेरी एग्जांपल लिखेगा ना, जन्नत में जाएगा, इतने पैसे कमाएगा, क्योंकि ये रियल लाइफ की चीजें हैं जो किसी किताब में नहीं मिलती और कहीं जमा नहीं है। ये तजुर्बा है जिसके जरिए 20 साल का तजुर्बा है जो आपको इस 6 महीने में मिल रहा है। चले भाई, अब जो वो नोटिस था जिसका मैं तज़किरा कर रहा था, वो आपको मैं डेटा दे रहा हूँ। चले, और मैं आपको रेलिवेंट नौ बता रहा हूँ, फिर नोटिस क्या आया जवाब तुम लिख के बताओगे। अभी सिचुएशन भी मैं बताता हूँ आपको, रिक्वायरमेंट भी बताता हूँ, और आज पहले नोटिस का जवाब तुम बनाओगे। देखते हैं कि नोटिस क्या आया था। और ये रियल नोटिस है जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ। ज्यादातर चीजें ऐसी होंगी जो रियल लाइफ होंगी। अच्छा जी, नोटिस ये था कि एक पर्सन है इंडिविजुअल, हमेशा पता होना चाहिए टैक्स पेयर कौन है, ठीक है? इंडिविजुअल है, से मिस्टर एक्स। ओके, मिस्टर एक्स की इनकम में, मिस्टर एक्स ऑनलाइन बड़ा स्क्रीन ठीक है आप सबके लिए? मिस्टर एक्स की इनकम में चूंकि उसके बैंक डिपॉजिट्स रखे हुए थे, तो एक इनकम आई जिसको टैक्स में हम कहते हैं प्रॉफिट ऑन डेट, तो सादा जबान में हम इसको इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। इंटरेस्ट इनकम, इसकी इंटरेस्ट इनकम थी। इंटरेस्ट इनकम का अमाउंट था 6.4 मिलियन। और चूंकि इसको पे किया था एक बैंक ने, बैंक से रिसीव हुआ था, तो बैंक ने इस पे 15% एट सोर्स टैक्स डिडक्ट करके नेट ऑफ टैक्स पेमेंट की थी इतने अमाउंट की। और बंदे ने इस इनकम को, चूंकि अब टैक्स थोड़ा सा, चूंकि ये चीजें मैंने एक बात की थी हिम्मत की, बोलोगे तो नहीं? हिम्मत करने का क्या मतलब है मेरा? ज्यादा चीजें आए ना तो डरे नहीं, ज्यादा आएंगी, कोर्स का ड्यूरेशन कम है यार। मैं इसको ना ज्यादा चीजें इस सेंस में कि थोड़ी सी सेक्शन का नंबर ज्यादा आ जाए तो लिख लो ताकि घर जाके एब्जॉर्ब करो उसको, ठीक है? या तो मुझे टाइम दो, मैं आराम आराम से चलाऊंगा। टाइम आप देंगे नहीं क्योंकि सबको जल्दी कमाना है, तो 6 महीने में ही मुझे महदूद रहना है, तो हिम्मत रखना। आए पहला सेक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं इस केस के लिए। पहला सेक्शन का मतलब यहाँ पे है, ये देखें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इसके अंदर नोटिस में जिक्र किया गया है कि अकॉर्डिंग टू ये है, रुको रुको रुको, मैंने यहाँ वो मुझे पता है, मगर मैं चाह रहा हूँ कि ये सर्च करने के लिए ना इसका पता नहीं कहाँ ले जाता है। अब देखना सर्च एग्जैक्ट आ जाएगी। नहीं, पहला लेटर है टी एक्स ऑन पी, अब सही दे देगा अब, वरना ये ना पीडीएफ पता नहीं कहाँ ले जाता है, अब डायरेक्ट ले जाएगा। देखा, ये सर्च करने का तरीका है इसका। सेक्शन का नंबर लो और टाइटल की 2-3 वर्ड्स लिख लो, तो एग्जैक्ट सर्च है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7B, तो इसका मतलब है आज आप 7B भी पढ़ रहे हो, फिर 7B पढ़ रहे हो। 7B का ताल्लुक किस चीज से है? इंटरेस्ट की टैक्सेशन से। अच्छा जी, इंटरेस्ट की टैक्स, अब यार इतना कॉम्प्लेक्स लॉ कैसे सीखोगे, अभी तो शुरुआत है। तो भाई मैं हूं ना, मैं भी सिखा देता हूँ। अभी आपको एक ज़हनी तौर पे, छोड़ो पढ़ना ही नहीं है, मुझे पढ़ाना ही नहीं है यार, हम तो ऐसे ही बातें करेंगे। इंटरेस्ट इनकम है ना, इसकी टैक्स ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कमाया किसने, बंदा कौन है। ओके, अब मैं आपको जो केस बताने वाला हूं ना, सिर्फ किसका? इंडिविजुअल।
ओके, किसकी बात हो रही है? कंपनी की बात नहीं हो रही, अभी नहीं बात कर रहे हैं हम बात करें इंडिविजुअल की। सुने, अगर, और यही बात इंडिविजुअल वाली पार्टनरशिप पे भी अप्लाई करेगी, यानी इंडिविजुअल और एओपी की बात हो रही, कंपनी की बात नहीं हो रही। ओके, अगर तो किसी का साल में इंटरेस्ट इनकम, वो इंडिविजुअल और एओपी हो, 5 मिलियन से एक्सीडिंग है कि नहीं है? अगर 5 मिलियन से एक्सीडिंग नहीं है तो वो एफटीआर बन जाता है। क्या बन जाता है? कहां लिखा है? 7B में लिखा है। 7B में ढूंढ के दिखाएं कहां लिखा है। एफटीआर किसे कहते हैं? जिसको नहीं भी पता टेंशन ना ले, मैं समझा दूंगा, मगर इतना तो याद रखें, एफटीआर मींस फाइनल टैक्स रिजीम। ये सिस्टम है, सारा समझ जाओगे, बस हिम्मत रखो, सब्र रखो। मुझे ये बताओ 7B में कहां लिखा है ये एफटीआर? कहीं नहीं लिखा भाई, 7B में नहीं लिखा, मगर 7B के नंबर को याद रखना, थोड़ा आगे ले जाओ, ये आए 7B याद रखना, 7B में लिखा है, जो भी लिखा है 7B। ये असल में जिस चैप्टर में 7B है ना, उसकी एंड पे आखिरी सेक्शन है 8 कहता है कि जो ये आगे जाएंगे 7B सेक्शन 8 में, ये देखिए 8 है ना, 8 में 7B लिखा है कहीं पे? ढूंढो, 7B लिखा है। अब क्या क्या कहता है सेक्शन 8? जो भी इन सेक्शंस में इनकम आएगी क्या होगी? तो 7B में नहीं लिखा, 7B रेड विथ सेक्शन 8। मैं लिखता हुआ नहीं पा रहा आप लोगों को, पता नहीं क्यों यार, ये याद कैसे हो जाएगा? या तो आप बड़े चीते हो, शाबाश, याद हो गया, शाबाश, गुड जॉब। मैं तो होता तो मैं तो एक ही चीज लिखता यार। मुझे बताएं, इंटरेस्ट इनकम कितनी हो कि एफटीआर में जाए इंडिविजुअल और एओपी के लिए? 5 मिलियन आर बिलो का किस सेक्शन में लिखा है? 7B रेड विथ 8। 7B में कवर है, 8 उसको एफटीआर बना रहे हैं, सही। एफटीआर किसे कहते हैं? यानी वो सेपरेट टैक्स होगी, किसी हेड में नहीं जाएगी। पांच हेड्स है ना, ये तो याद है ना, इनकम में कितने हेड्स हैं? 5 है ना। 5 हेड से जो मैंने शुरू में बताया था, आपको पहली क्लास में बताया था, तो 5 हेड्स में से किसी में भी नहीं जाएगा, उसको अलग सेपरेट ब्लॉक बना के टैक्स किया जाएगा। रेट है 15%। इसका मतलब वो किसी हेड में नहीं जाता, किसी हेड में नहीं जाता। ओके, किसी हेड में, पक्की बात है। कहां लिखा है? ये देखो, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू प्रॉफिट ऑन दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। यहाँ तो एग्जेम्प्ट हो, उस पर भी अप्लाई नहीं करेगा, और यानी उसका टैक्स ही नहीं लगेगा ना फिर, ये सेक्शन का, इस सेक्शन का टैक्स ही नहीं लगेगा। मगर दैट डज नॉट, क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट नहीं, क्या होगा? दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू प्रॉफिट ऑन दैट एक्सीड्स 5 मिलियन रुपीज। यानी उस वक्त भी अप्लाई नहीं होगा। कब अप्लाई नहीं होगा? ओके, 5 मिलियन से एक्सीडिंग होगा तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। नोटिस ये है भाईजान, कुछ बेसिस बन गया। अब मैं सेक्शन पूछूंगा आपसे, बता रहा हूं, प्रॉफिट ऑन डेट का सेक्शन कौन सा था? 7B। वैसे तो बहुत सारे प्रॉफिट ऑन डेट के सेक्शन हैं, बहुत सारे हैं, कंपनी पढ़ेंगे सारे, मगर जो हमने अभी पढ़ा वो 7B था। उसमें कब कवर होता है? नहीं, कब कवर होता है? इंडिविजुअल और एओपी कब कवर होते हैं? 7B में कब कवर होते हैं? जब अमाउंट 5 मिलियन या उसके अंडर हो, एक्सीड ना हो। और जो कवर होगा उसकी टैक्सेशन क्या है? मगर क्या है? एफटीआर क्या है? 15% पे टैक्स देके फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज हो गया। क्या? फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, विच मींस के किसी हेड में वो नहीं जाएगा, फर्दर टैक्स ही नहीं है उस पर, बस कहानी खत्म। अब इसको नोटिस आया, जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या नोटिस आया? कहा गया कि चूंकि आपकी इनकम सिंस profit on date derived by you exceeds rupees 5 million, hence it is liable to be taxed
टेक्स्ट का, अब सुने, अब अगर वो 5 मिलियन से एक्सीडिंग है तो 2 में से एक जगह जाएगा। कहाँ कहाँ? 2 में से एक। अब बन गया ये आपके लिए आसान सा चार्ट। और ये देखें, ये अभी कहानी चलेगी, ये वापस आऊंगा, इसके लिए को भी पता कर लेंगे इंशाल्लाह। मगर अब इस वक्त हम चूंकि रियल नोटिस पे चले गए हैं, वन ऑफ द रियल लाइफ केसेस को डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे 122 नोटिस आया, उसका क्या जवाब बन सकते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, ऐसे ऐसे जवाबात बन सकते हैं, हैरान। कभी कभी क्या होता है, बंद गली, दीवार है, कुछ भी नहीं है, फिर पता चलता है दीवार में सुराख है, यार मैं निकल जाऊंगा। यही तो कहानी है, यही सी के तो पैसे हैं। ओके, तो अगर आप इसको यूं देखें कि इसकी टैक्सेशन हम स्टडी कर रहे हैं, किसके लिए? इंडिविजुअल और एओपी के लिए, कंपनी के लिए नहीं, इंडिविजुअल एओपी के लिए। क्या कहा गया? क्या अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियन है कि नहीं है? नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? एफटीआर, क्या मतलब होता है एफटीआर का? पीओडी पे 15% टैक्स लग के फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज, खत्म। और फर्दर टैक्स किसी हेड में नहीं जाएगा। मगर अगर है तो उस केस में देखना पड़ेगा कि क्या ये इनकम कमाना उसका बिजनेस तो नहीं है। क्या ये इनकम कमाना उसका बिजनेस तो नहीं है? क्या मतलब? हाँ, अलग कॉलम होता है फिक्स एंड एफटीआर का, अभी मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड देना, वो दिखाता हूँ। वो दूसरा कॉलम इसी का तो था, वो जो पिछले रिटर्न दिखाया था ना मैंने आपको, आइरिस वाला पहला कॉलम, दूसरा अगर गौर करते ऊपर लिखा था फिक्स एंड फाइनल टैक्स, वो वही कॉलम में आ जाएगा। कॉलम चेंज हो जाएगा, रिपोर्टिंग तो करेंगे मगर कॉलम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर वो बिजनेस इनकम है, क्या बिजनेस इनकम है? इंटरेस्ट कमाना आपका धंधा है? हो सकता है ना, या नहीं हो सकता? बैंक्स का जैसे है। तो अगर उस इंडिविजुअल का या पार्ट एओपी का बिजनेस ही इंटरेस्ट इनकम कमाना है, तो हम इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स करेंगे। और उसका बिजनेस तो नहीं है, नॉट बिजनेस, बिजनेस कुछ और है, बिजनेस नहीं है, बिजनेस है ही नहीं, सैलरीड है, या बिजनेस है तो कुछ और है, मैन्युफैक्चरिंग है। नॉट बिजनेस, क्या नॉट बिजनेस? इंटरेस्ट कमाना उसका बिजनेस नहीं है। तो ऐसे केस में ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स होता है। नाउ टेक योर टाइम और रिमेंबर दिस, टेक योर टाइम, ताकि मैं आगे फिर नहीं बढ़ सकूंगा अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तो। ये क्लियर होना चाहिए चार्ट। इंटरेस्ट कहां टैक्स होता है इंडिविजुअल की? डिपेंड्स ऑन व्हाट अमाउंट। 5 मिलियन तो एक्सीडिंग नहीं है तो एफटीआर, 5 मिलियन से एक्सीडिंग है तो डिपेंड्स, कहाँ? बिजनेस है कि नहीं है? बिजनेस है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस में ये कहाँ लिखा है, ये भी लिख लो। सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 में लिखा है कि ये बिजनेस में कवर होगा, ये बिजनेस का सेक्शन है। वहां लिखा है कि ये बिजनेस में कवर होगा अगर किसी की इनकम ही इंटरेस्ट इनकम से आए और उसका बिजनेस हो, तो 18(2) कहता है कि वो वहां टैक्स होगा। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स कब होगा, ये कहाँ लिखा है? ये 39(1) में लिखा है, 39(1) में लिखा है, सेक्शन 39(1) में लिखा है अगर उसकी बिजनेस इनकम नहीं है तो अदर सोर्स में जाएगा। ये पूरा कानून है जो आप कानून में मौजूद है, सेक्शंस याद रखिएगा, ठीक है। एफटीआर है, ये कहाँ लिखा है, ये आप बताओगे? हाँ, सेक्शन 7(e) सी, नहीं 7(b), 7(b), मगर 7(b) नहीं, रेड विथ सेक्शन 8, ये यहां लिखा, सही है। अच्छा, रेड विथ RW, ये मैंने W लिखा है, एन बन चुका है, रेड विथ, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं उसको जो नोटिस मिला कि चूंकि आपका बिजनेस नहीं है, तो सिंस प्रॉफिट ऑन डेट ड्राइव बाय यू एक्सीड्स 5 मिलियन, हेंस इट इज लायबल टू टैक्स अंडर, कौन सा हेड बोला गया उसको? अंडर, यस, आईफोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये एग्जैक्ट नोटिस है, रियल लाइफ, उसको क्या क्या आपकी इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल है।
अब अदर सोर्स में टैक्सेबल क्यों कर रहा है? पता है क्यों कर रहा है? क्योंकि उसमें रेट ज्यादा हैं, उसमें नॉर्मल रेट लगते हैं। तो कैलकुलेट करें ना उसको भी, हम तो करें ना। आए, इनकम कितनी है इसकी? इनकम कितनी है भाई? ये इनकम है, किस हेड की इनकम है अब ये? टैक्स के लॉ के डिपार्टमेंट के हिसाब से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। भाई तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के रेट्स भी तो लगाओ। अब आपको पता है अदर सोर्स के कोई रेट्स नहीं है, जनरल रेट्स अप्लाई करेंगे। कौन सा शेड्यूल? किसी को याद है? मैंने बोला था फर्स्ट शेड्यूल। रेट का कौन सा शेड्यूल है? फर्स्ट शेड्यूल। जो भी पहली दफा टैक्स लॉ में आया है, प्लीज हिम्मत रखना यार, डरना नहीं। सारी चीजें ना ये इजी हैं। पहले दिन मेरे साथ क्या हुआ था टैक्स पढ़ते वक्त, वो मुझे पता है आप में से किसी के साथ हो रहा होगा। उसको लग रहा होगा यार टू मच, मुझसे नहीं होगा। मुझे भी लग रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े वक्त में मेरी एक्सपर्टीज हो गई। तो ये आप इजीली कर लोगे, डोंट वरी। मैं ना आपको बहुत इजी भी नहीं रखना चाहता। नहीं नहीं, चिल करें। क्यों चिल करें यार? पैसा कमाना है तो मेहनत करना, चिल क्यों कर? मेहनत कर। ये देखिए बेटा, आखिरी सेक्शन देखो, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का ये आखिरी सेक्शन है, 242 है। इसके बाद क्या शुरू हो गया? शेड्यूल्स। शेड्यूल शुरू हो गए। तो अब शेड्यूल्स का टैक्स लॉ में पर्पस क्या है? ऐसी इंफॉर्मेशन जो अगर लॉ में फैला देते तो रेफर करना मुश्किल होती। तो एक जगह जमा कर दिया। रेट्स फैला देते तो कैसे ढूंढते हम? एक जगह जमा कर दिया। एग्जेम्पशंस सेकंड शेड्यूल, डेप्रिसिएशन रेट्स थर्ड शेड्यूल, बैंकिंग की टैक्सेशन ऐसे थोड़ी है। तो इसका मतलब है शेड्यूल्स, ठीक है। आप जरूरत नहीं है वैसे इस वक्त, मगर बात शुरू हुई है तो मैं थोड़ा ये देखें शो करना चाहता हूँ। सेकंड शेड्यूल एग्जेम्पशन से, ठीक है। ओ, ये पता नहीं कहाँ चला गया। और इस तरीके से बाकी सारे शेड्यूल्स वक्त के साथ आएंगे। चले, अब हम क्या देखना चाहते हैं? रेट्स। कहाँ जाऊं मैं? फर्स्ट शेड्यूल में रेट्स होंगे। अच्छा, रेट्स में आप जाएंगे ना, आपको आज तो नहीं, क्योंकि देखिए हर एक चीज मेरे लिए काश के ऐसा होता मैं एक दिन सिखा के ना और बोलता चले जी हो गया काम। तो ऐसा मुमकिन होता तो जरूर मैं करता। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं आपको इसकी रेशनल भी समझाऊंगा कि ये रेट्स ऐसे क्यों बनाए गए, इसमें टेबल्स जैसे क्यों आई। तो सारी चीजें वक्त के साथ आएंगी। अच्छा, ये फर्स्ट शेड्यूल है, इसके रेट्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ चीजों के रेट्स हैं। आपके पास जो रेट्स हैं वो शुरू का पहला टेबल ही इस पे अप्लाई करता है इंडिविजुअल पे। शुरू में ये शुरू है, ये अगर ये है, देखिए फर्स्ट शेड्यूल है, पहला टेबल ही इंडिविजुअल का है, एओपी और इंडिविजुअल का। और सेकंड टेबल सैलरीड इंडिविजुअल का है। किस इंडिविजुअल का? सैलरीड। और बाकियों में फर्क क्या है? अगर इनकम में 75% से एक्सीडिंग सैलरी हो, कितने परसेंट, तो सैलरीड इंडिविजुअल बन जाता है। उस पर टेबल कौन सा अप्लाई करेगा, 1 या 2? 2। फर्क क्या होगा दोनों में? उसके रेट कम है, 1 से रेट कम है। अगर किसी की इनकम में सैलरी 75% से ज्यादा होगी, उसका टेबल 2, उसके रेट कम है। चले, इसका चूंकि नहीं है रेट्स, अब मैं आपसे कहता हूं जरा ये रेट तो कैलकुलेट करके दिखाओ मुझे जरा। ये आपका टेबल है, इनकम आपके सामने थी। बताएं टैक्स अफसर ने जो नोटिस दिया होगा उसको क्या कहा होगा? 5 पॉइंट कितना था? 5.4। पहले ढूंढें कौन से टेबल में फॉल करेगा। 5। हाँ 5, 3.2 से लेके इनकम अगर 5.6 के अंदर हो तो 5 में आ रहा है। सही ब्रैकेट मालूम करने का पहला तरीका क्या है? लेफ्ट साइड पे देखिए इनकम कहाँ फॉल कर रही है उसकी, यहाँ फॉल कर रही है। सही है। एक वर्किंग करेंगे आप मेरे लिए? कैलकुलेटर है, मोबाइल फोन निकालें। ऑनलाइन बेटा सब मोबाइल फोन निकालें। निकाल लिया बेटा कैलकुलेटर या मोबाइल फोन? आपके पास ना देखें, मोबाइल फोन का कैलकुलेटर चूंकि अवेलेबल है, वरना मैं फिजिकल कैलकुलेटर मंगाता कि टैक्स पढ़ रहे हो कैलकुलेटर के जरिए। ठीक है। अच्छा चलें, अब आप कैलकुलेट करें जरा, इसको छोड़ दें। पिछला स्लैब क्या है? पिछला क्या है? 4 नंबर। 4 नंबर में हाईएस्ट इनकम कितनी थी? 32। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, 32 इनकम हो और 650 टैक्स हो तो रेट क्या होगा?
21 20/3, ठीक है। एक बात समझिएगा, अब अगर किसी की इनकम बाय 1 रुपी इंक्रीज कर जाके अगले स्लेब में चली जाए और रेट बढ़ा दे, जाती है ना। इसीलिए पता है रेट का तरीका क्या रखा गया कि पिछली इनकम पिछले रेट पे टैक्स हो, अगली इनकम अगले रेट पे टैक्स हो। पिछली इनकम पिछले रेट पे, ये डिटेल में समझने की बात है जो थोड़ा वक्त के बाद आपको समझ आएगी। टैक्स लगाने के तरीके पे आए तो 5वें स्लेब में फिक्स टैक्स है 650 का। टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ऐसे, इस पे टैक्स कैलकुलेट क्या होगा, ये हमारी क्या है, उस बंदे की इनकम, कौन सी इनकम अब बन चुकी है, आई फोर्स की, ओके, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की। अब टैक्स कैसे कैलकुलेट किया गया इस पे? सबसे पहले फिक्स अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट जो होता है, जो लॉ में गिवन है, कितना गिवन है लॉ में, जो इस पे लगेगा 650, इतना टैक्स तो है ही तेरे पे, ये तो उसका कैलकुलेशन में आ ही गया, ये आपका टैक्स है। फिर क्या कहा था? फिर कहा कि आपकी इनकम जो है, जो एक्सीडिंग 32 लाख होगी, उस पे कितना रेट, 40%। अब इसकी इनकम कितनी है, अब आप समझना कि एक्सीडिंग 32 का मतलब ये हुआ कि 32 से एक्सीडिंग हो, ये इधर लिख देते हैं, 32 लाख से एक्सीडिंग हो तो उस पे कितने परसेंट, 40%। तो पहले हम निकाले ना 32 से एक्सीडिंग है कितनी, इसकी एक्चुअल इनकम इतनी है और ये है, चलो करो इसको भाई, ये हमने उठाया असल इनकम, उसमें से 32 माइनस किया, एक्सीडिंग कितनी 22, इस पे कितना रेट लगाऊंगा, 40%। तो हमें मिल गया इतना टैक्स, दोनों को ऐड करें ये टैक्स बन गया। बताएं कितना बना? आर यू श्योर? तो मर गया ना, तभी तो मेरे पास आए थे सर हल निकाल के दिखाएं। भाई उसको नोटिस क्या था, अब आई नोटिस, अब आई नोटिस, नोटिस था 122(9), सर जी सेक्शन 122(9), नींद आराम करता है, ऐसे थोड़ी है 122(9), ठीक है। 122(9) ने क्या कहा उसको, आप पे टैक्स बन रहा था कितना, आप पे टैक्स बन रहा था अदर सोर्स का, कितना टैक्स बन रहा था आप पे, सर जी इतना। आप कितना देख के बैठे हो, आप कितना देख के बैठे हो, 8-10, तो आपका कितना शॉर्टफॉल है बताओ, 7,20,000, एक आम बंदे से 7,20,000, 7,20,000 ये होता है। अब मुझे एक बात बताओ, एक छोटा सा इंडिविजुअल केस है, 7,20,000 है, यार छोड़ो, मैं एडवाइजर हूं, मैंने क्या कहा, मैं यहाँ कमिश्नर नहीं हूं, आई डोंट रिप्रेजेंट FBR और SRB, ओके, और इवन टीचर भी नहीं हूं, तो आई डोंट रिप्रेजेंट IK और एनी अदर, आई एम अ फ्रेंड। तो मैं अगर एडवाइजर हूं, मैं इससे पता है क्या बोलूंगा, भाईजान 20% फी दे मुझे बस, मैं बचाता हूँ, मैं निकालता हूँ। अपील में जाना, अपील भी शामिल है इसमें, अपील भी इसमें शामिल, जवाब भी इसमें शामिल, मैं लूंगा परसेंटेज। जो फंसे हुए केसेस होते हैं ना, 3% पे लोगों ने करोड़ों रुपए बनाए, 3%, 30 नहीं 3%। अगर किसी को नोटिस आया है 895 मिलियन का, कितने मिलियन का भाई, नहीं आता क्या, 895 मिलियन का, मांगो कितने परसेंट, 3%, देखते हैं कितना बनता है। कहाँ चले, थाईलैंड तो टूर बनता ही है ना। कितने बना, 2.5 करोड़ रुपए, किया क्या आपने, जस्ट नॉलेज, फाइंड आउट द वे आउट। और वे आउट मैं तुम्हें बता रहा हूं सिर्फ क्या मिलेगा, रिसर्च से, लॉ की स्कीम समझने से। लॉ समझोगे तो वे आउट निकालोगे, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि किताब दूं और पढ़ के वे निकालोगे, नहीं, स्कीम समझो, स्कीम समझोगे वे निकालोगे। ये लॉक केस था, लॉक, दीवार थी सामने, मैंने होल बना दिया, अभी दिखाता हूं तुम लोगों को, मगर इट्स अप टू यू, द वे यू लुक एट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना, प्रॉब्लम सॉल्वर, ट्राई टू फाइंड आउट, लॉ समझोगे तो करोगे। चले अब मुझे पता है इसका कितना मांगे उससे हम, 30%, 30% दो बेटा, हम आपके सारे मसले हल कर लेते हैं। यार बोरा नहीं है,
कितने लाख रुपए बन गया है? 2 लाख। बुरा नहीं है, उसकी भी बचत हो गई। क्यों? उसको पता है कि सारी दुनिया ने मुझे जवाब दे दिया है, 7 लाख तो मुझे देने पड़ेंगे डिफॉल्ट सरचार्ज के साथ। ये बंदा कहता है जी मेरे पास 50-50 का सॉल्यूशन है, देने तुम्हें 30% बढ़ेंगे, तो आएगा ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, हल निकाल के दिखाओ। नोटिस बता दिया मैंने आपको, नोटिस बताया कि नहीं बताया? ये पूरा नोटिस डिस्कस किया आपसे। इशू क्या है ऑनलाइन? इशू क्या है भाई? वेदर वेदर अमाउंट exceeding 5 million covered under other source or not? If yes, we don't have a case. तो फाइंड आउट के नहीं कैसे हो। मगर बिफोर वी डू दैट अब हमें पहले इस नोटिस को चेक करना चाहिए था। किस चीज पे? प्रोप्राइटरी पे। ये नोटिस सही भी है कि नहीं है, वैलिड भी है कि नहीं है, लीगल भी है कि नहीं है, जुरिस्डिक्शन उसके पास है कि नहीं है, क्या कंडीशन फुलफिल हुई कि नहीं हुई, फिर हम इसकी वैलिडिटी। तो 2 चीजों पे हम देखते हैं। हम उसकी देखेंगे जुरिस्डिक्शन, हम देखेंगे उसकी रिक्वायरमेंट्स, और देखेंगे उसकी मेरिट, कि मेरिट में उसने बात क्या की है। सही है। आए 122(9) का एक थोड़ा सा व्यू लेते हैं। फिर आपका पहला नोटिस है, देखते हैं कि आप लोग क्या हल निकाल के आते हो जी। यस, सेम टेबल अप्लाई होता, बिजनेस में होता तब भी यही फंसता, उसका कोई फायदा नहीं था। अच्छा जी, ये सेक्शन है 122, ठीक है 122, और इसका ये पूरी कहानी है वही अमेंडमेंट जो मैंने पूरी बनाई थी, फर्स्ट अमेंडमेंट, ये समझाया था ना। अब जरा देखें, इसमें कहा गया है, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस, सबसेक्शन 1 तो पढ़ लें इसका। सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन द कमिश्नर में, रुके, कमिश्नर में अमेंड, ओके, क्या अमेंड, क्या असेसमेंट ऑर्डर ट्रीटेड एज इशूड, सेल्फ असेसमेंट की बात कर रहे हैं, ट्रीटेड एज इशूड अंडर सेक्शन 120, याद है? और क्या इशूड अंडर 121। ये तो मैं समझ आ रहा है यार, मुबारक हो, टैक्स लॉ आ गया आपको। अगर ये समझ आ रहा है, यही टैक्स लॉ है भाई। बाय मेकिंग क्या सच ऑल्ट्रेशंस या एडिशन, वो उसको अमेंड कर सकता है। कैसे? अल्ट्रेशन और एडिशन करके। किसे? 2 में से एक ऑर्डर को। तो हमारा सेल्फ असेसमेंट था, रिटर्न फाइल था, हमने एफटीआर बताया था, वो कह रहे हैं गलत, ये तो आईफोर्स है, नॉर्मल रेट लगेंगे। आपने डिफरेंस देख लिया कितना बना था। ओके, अच्छा चलें आगे जाएं। हम और एक चीज देखना चाहते हैं। अब 122 जब भी आएगा ना, याद रखना सबसेक्शन 5 को। मैं यूं बताऊंगा कि 122(9) इशू करने से पहले 122(5) की रिक्वायरमेंट्स मीट होनी चाहिए। 122(9) इशू करने से पहले 122(5) की, यार जुमला सुना आप लोगों ने? कोई गैर सुनेगा, कहेगा ये तो यार पता नहीं क्या ग्रीक में बातें कर रहे हैं। अगर आपको मेरा जुमला समझ आ गया ना, तो वेलकम टू टैक्सेशन। अगर आप ये बात समझ पा रहे हो ना, तो ये म्यूजिक की जबान है जो तुम्हें अब समझ आना शुरू हो गई है। म्यूजिक की जबान देखी आपने क्या? 122(9) इशू करने से पहले 122(5) की रिक्वायरमेंट्स। तो भाई मतलब वेलकम टू टैक्सेशन यार, अगर समझ आ रही है तो। आओ 5 की रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा। अच्छा भाई, एन असेसमेंट ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स ईयर और assessment year shall only be amended under subsection 1, okay? और amended, ये एक और requirement है जो बाद में पढ़ेंगे, amended assessment for that year shall be further amended under subsection 4. subsection 4 बाद की बात है। where on the basis of what? audit, yeah, on the basis of definite information the commissioner is satisfied that a, खुद पढ़ो, ये समझना है आपको भाई। यही तो टैक्सेशन है, यही तो लॉ ऑफ नोटिसेस है। पहली कंडीशन सामने आ चुकी है कि 122(9)
आपको शायद यकीन ना आता हो, 9 का भी दीदार कर लो। ये 9 आ चुका है, क्या कह रहा है? No assessment shall be amended or further amended under this section unless taxpayer has been provided opportunity of being heard. कोई भी अमेंडमेंट करने से पहले अपॉर्चुनिटी दो। अपॉर्चुनिटी किस चीज की दें? उसकी बात सुने, नोटिस दें। इसी को तो शो कॉज कहते हैं। इसका मतलब है अपॉर्चुनिटी देने की बात कर रहा है। क्या करने के लिए? सबसेक्शन 1 में अमेंडमेंट करने के लिए। 1 के लिए क्या कहा गया? सबसेक्शन 5 की रिक्वायरमेंट मीट करो। इसका मतलब कैसे ऑर्डर फ्लो करेगा? सबसे पहले हम देखेंगे सबसेक्शन 5 की रिक्वायरमेंट मीट है कि नहीं है तो फिर नोटिस होगा, फिर 1 होगा। इसका मतलब पहले 5 आएगा, फिर 9 होगा, फिर 1 होगा। 5 की कंडीशंस, 9 का नोटिस और 1 का ऑर्डर। 5 की कंडीशंस, 9 का शो कॉज नोटिस और 1 के अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर, ओके। 9 के सिचुएशन नंबर 1 क्या थी? और 5 की सिचुएशन नंबर 1 क्या थी? अगर इनकम स्केप्ड असेसमेंट हो, स्केप्ड असेसमेंट, असेसमेंट ना हो सकी हो इनकम की। क्यों? हमने छुपा ली, कंसील कर ली, तो असेसमेंट कहां से होगी? कोई ऐसी इनकम निकाल ले वो जो हमने डिक्लेयर ही नहीं की थी। भाई हमारी बैंक स्टेटमेंट में 2 करोड़ रुपए आए, रेंटल इनकम के हमने दिखाई नहीं, तो क्या कहेंगे? इनकम हैज स्केप्ड असेसमेंट। स्केप हो गई ना, असेस नहीं हो सकी ना, उसको ठीक करेगा वो इस नोटिस में। तो अगर वो हमें कहे ना कि ये तुमने इनकम छुपाई है, वो ये नोटिस कर सकता है। ओके, फिर टोटल इनकम हैज बीन अंडर असेस्ड। टोटल इनकम हैज बीन अंडर असेस्ड, ठीक है। अंडर असेस की एक कैसे कम बताई हो, बताई तो सही बट कम, या बताई तो सारी बट फेक एक्सपेंस बुक कर लिए। अंडर असेस थी 100 रुपए, नेट इनकम 60 थी, हमने फेक एक्सपेंस बुक कर लिए, 40 हो गई। 60 नहीं 40, अंडर असेस। बताई सारी 100, नेट इनकम 60 होनी चाहिए थी, एक्सपेंस की वजह से 40 हो गई, तो ये अंडर असेसमेंट है। तीसरा है, इसी में गिवन है असेस्ड एट लो रेट, टू लोअर रेट। रेट गलत लगना। कितने केस हो चुके हैं? 3। स्केप्ड असेसमेंट, अंडर असेसमेंट और लो रेट। हैज बीन सब्जेक्ट टू एक्सेसिव रिलीफ। आपने रिलीफ तो था, आपको एक्सेसिव ले लेना, क्रेडिट, एग्जेम्पशंस, डिडक्टेबल अलाउंसेस, ये रिलीफ ले रहे हो, ये इनकम को कम करते हैं, टैक्स को कम करते हैं। आपका जितना हक था उतना लेना चाहिए था, एक्सेसिव नहीं लो। एक्सेसिव रिफंड, गलत रिफंड एक्सेस में, या मिसक्लासिफाइड। अब मुझे बताएं, आपका जो नोटिस था जो मैंने डिस्कस किया, वाज इट अ वैलिड नोटिस और नॉट? वाज इट अ वैलिड नोटिस और नॉट? सबसेक्शन 5 की रिक्वायरमेंट मीट हुई कि नहीं हुई? उसने इसको क्या कहा था? नो। लफ्ज क्या है? मिसक्लासिफिकेशन। एफटीआर नहीं है, एनटीआर है। एफटीआर नहीं है, एनटीआर है। एनटीआर क्या है? नॉर्मल टैक्स रिजीम। एफटीआर क्या है? फाइनल। वो सेपरेट ब्लॉक नहीं है, वो 15% फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज नहीं है। ये तो नॉर्मल मेथड से टैक्स होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो मिसक्लासिफिकेशन किए, नोटिस वाज वैलिड। यहाँ तो आप कुछ नहीं कर सकते, नोटिस वाज वैलिड। फिर नोटिस पे एक और बात देखी जाती है, टाइम दिया कि नहीं दिया, टाइम सफिशिएंट था कि नहीं था। ये और जुडिशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, नेचुरल जस्टिस की रिक्वायरमेंट्स हैं, उन पे भी हम आएंगे। मगर मैंने काम सिखाना है आपको, तो इसीलिए मैं इन चीजों में पढ़ने के बजाय सीधा काम सिखा रहा हूं। ओके, पहली चीज क्या है, आपने सीख ली कि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब आप पता है क्या करोगे, मैं आपको बता रहा हूं एक चीज को। देखें, एक सारे जो जो इस कोर्स में सीरियस है, आज ही जाओ, आज नहीं तो कल, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फिजिकल फॉर्म में ले लो। फिजिकल फॉर्म किसी का भी ले लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपडेटेड, शाबाश उमर, ओके ना, मेरे पास है। और मैं आपको एक मशवरा दूंगा, जो कुछ पढ़ा रहा हूं उस पर नोटिंग करो।
हम जैसे पिछले पेजेस में ना, मैं प्रेफर करता हूँ हुज़ैमा इकराम को। हुज़ैमा इकराम जो पब्लिशर है लाहौर का, उसकी वजह उसके फुटनोट्स बड़े अच्छे होते हैं यार, एक तो एक्यूरेट होते हैं और हम यहाँ पे जो है ना अरेंज भी करते हैं। मगर अब इस वक्त चूंकि मिड में है तो मुझे नहीं पता कि आया कि वो भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, तो लेट मी टॉक टू देम। अगर उनके पास कॉपी है तो मंगा लेंगे, और अगर नहीं है तो फिर आप कहीं से भी ले लो। 2-3 पब्लिशर्स हैं। एक पब्लिशर है तारिक नजीब चौधरी, वो उसका इसलिए थोड़ा मैं मतलब ये नहीं कि मैं उसको कोई डिस्करेज कर रहा हूँ। इस दौर में यार ये किताबें पब्लिश कर रहे हैं, शाबाश इनको यार, मैं कहता हूँ बड़ी बात है यार, खिदमत कर रहे हैं। क्योंकि इतना महंगा पेपर सब कुछ है, फिर भी ये बेचारे काम कर रहे हैं। ये तो क्या कमाते होंगे, कि कमाने के लिए नहीं, नाम के लिए, इज्जत के लिए कर रहे हैं, वरना ये लॉस ही करते होंगे अपना, आई एम श्योर। तो मैं उनका डिस्करेज नहीं करना चाहता, उनके सेल्स टैक्स पे बड़ा अच्छा काम है तारिक नजीब चौधरी का, मगर फिर भी उनमें ना सिर्फ बेयर एक्ट होता है, कौन सा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रूल्स नहीं होते, प्राइस वही होती है तकरीबन। तो मैं इसलिए कहता हूँ यार हुज़ैमा इकराम चुके ना, उसमें रूल्स सब कुछ होता है, तो प्रेफर करें हुज़ैमा इकराम को, ठीक है। अगर मिल जाती है ना अपडेटेड, अपडेटेड का मतलब क्या है, 24 तक का फाइनेंस एक्ट हो उसको, हुज़ैमा एंड इकराम एंड बुक ऑफ फेडरल टैक्स लॉज, ये कोई रेड किस्म की बुक आती है इनकी, ये रेड हुज़ैमा इकराम। देखिए ये वाली नहीं, ये बिल्कुल नहीं लीजिएगा, ये कमेंट्री है। ये कमेंट्री भी मतलब क्या बोलूं, ये ना होने के बराबर है कमेंट्री, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये नॉर्मल वाली जो बेयर एक्ट है बस, बेयर एक्ट, बेयर एक्ट उसमें लिखा होगा ये फेडरल टैक्स लॉज, मगर हुज़ैमा इकराम, ये एग्जैक्ट यही है ये, ठीक है। और अगर नहीं सपोज करें, चूंकि मिड में आ चुके हैं ना हम, जनवरी में फरवरी में मौजूद है यार, फरवरी में आके कहाँ अवेलेबल होती हैं कॉपियां, वो लिमिटेड कॉपियां होती हैं, तो नहीं हो सकती तो कोई भी ले लो। इसकी वजह मैं बताऊं, फुटनोट्स, इनके फुटनोट्स में जो लॉ चेंज हुआ होता है ना, प्रोफेशनल को वो चाहिए, और ये काम किसी हद तक तारिक नजीब में भी है, बाकी किसी में भी नहीं है, ठीक है। एक और भी पब्लिशर है अपना ऐसे सलाम, ऐसे सलाम का आई एम नॉट श्योर, रिसेंटली मैंने नहीं देखा, बाकी इस मुल्क में कोई किताबें नहीं छापता यार। तो 2-3 यही है, ऐसे सलाम है, तारिक नजीब है और हुज़ैमा इकराम है बस, ठीक है। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन मेरा आज देने का इरादा नहीं था, बट जरूरत पड़ गई। तो मैं क्यों चाह रहा हूँ, ताकि उसको जाके रात को रिवाइज करो, उस पर जाके नोटिंग करो कि सर ने इस लफ्ज पे फोकस किया, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, क्या क्या सेक्शन लिंक कर दिए, मैंने जिन सेक्शन का नंबर बताया था बताएं जरा। 122, 5 पहले आएगा, 122 9 होगा, तो फिर होगा 122 1। शाबाश शाबाश, यही तो बात, यही तो आप देखोगे ना। ओके चलें, तो हमारे पास कंडीशन थी 5 की, इसलिए 9 हुआ, अब 1 होने जा रहा है। अब 1 को कैसे रोकेंगे, 1 को कैसे रोकेंगे कि नहीं पास हो, टैक्स ना लगाए, तो बना के दिखाओ नोटिस इसका, बनाओ, मुझे इसका तरीका बताएं कुछ, ताकि ये पैसे मैं कमा सकूं। एक रिप्लाई बनाने के 2 लाख, या एक केस डील करने के 2 लाख, ओके, मुमकिन है या नहीं है, मुमकिन है। चलो पैसे हटा दो यार, नोटिस में वापस लाओ, फी हटा दो, फी आपकी। चले मेरे बच्चों बताओ, अब आपसे मैं इंडिपेंडेंट ओपिनियन चाहता हूँ, टैक्स अफसर की बात सही थी कि गलत थी, सही थी कि गलत थी, सही थी, तो कितनी टैक्स की पेमेंट उसको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, तो आपके पास क्यों आया फिर, खुद पे कर देना, आपको फी किस चीज की दे फिर, आपके पास क्यों आया, कोई जवाब बना के दोगे, क्या जवाब बनाओगे कि यस यू आर राइट टैक्स ऑफिसर, ताकि डिफॉल्ट सरचार्ज भी लगा देगा फिर। सर जी अब जवाब निकाल के दे, मैंने आज का काम कर लिया, अब आप लोगों का काम है। आप में से कोई एक स्मार्ट बंदा हो ना, जो मुझसे कम से कम कुछ तो अक्लमंदी की बात करे, तो मैं ना यहाँ पे एक ना डांस स्टेप दिखाऊंगा तुम लोगों को यार, इतना महा हा, कमाल हो जाएगा, ऋतिक रोशन। हाँ कोई और इनकम इसमें है भी नहीं, क्यों, स्मार्ट आइडिया, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, शाबाश,
गुड आइडिया। देखिए ऑनलाइन बेटा हमारे नाम मोहम्मद शुएब ने बहुत जबरदस्त बात की है, कहते देखें किसी और इनकम का ऐसा जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये इसकी बिजनेस इनकम है। तो टैक्स अफसर ने गलत किया है फोर्स बोल के उसको, फर्क तो फिर भी नहीं पड़ा ना, बिजनेस इनकम बना के भी तो यही रेट लगेगा, उसका रेट भी तो यही है। आपकी बात दुरुस्त है, मगर रेट तो यही लगेगा उसका, क्योंकि बिजनेस के लिए भी रेट वही है उसके। मगर गुड आइडिया, शाबाश, दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई वांट। और बताएं, जवाब बना के देखें, या मुझे कुछ कहें कि सर वो फला सेक्शन तो दिखा दें, ये तो दिखा दें, ताकि हम इसका जवाब बना सकें। हाँ, जो टेक्स्ट लगाया वो किस सेक्शन में लगाया, ये प्रॉब्लम की जड़। अब आप जरा तरीका सीखें जवाब बनाने का, और ये बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, एज लॉन्ग एज आप अपना उस्ताद मानेंगे मुझे, तो मेरी बात मानेंगे, क्योंकि मैंने अपने उस्ताद की बात आज भी मानता हूँ। मुझे मेरे उस्ताद ने कहा कि एवरी टाइम किसी सेक्शन से वास्ता पड़े किताब खोलना, इस पे नहीं चलना, हाफिजे पे नहीं चलना, फिंगर टिप्स पे लॉ याद हो ना तब भी किताब खोलना, किताब खोलना, और उस सेक्शन को बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। आप हैरान हो जाएंगे, जो तबक रोशन होंगे आपके। एवरी टाइम कोई नया एंगल खुलाएगा, अरे ये अच्छा, आपको लग रहा होगा नहीं मैं तो सब कुछ आता है, हैरान हो जाओगे। तो आपका सही तरीका पता है क्या है, पहले प्रॉब्लम को एग्जैक्ट पिन पॉइंट करो। मैं आपसे पूछता हूं, एक मैंने बिल्डिंग गिरानी है, व्हाट इज द बेस्ट वे? व्हाट इज द बेस्ट वे? मैंने एक बिल्डिंग गिरानी है ऑनलाइन, व्हाट इज द बेस्ट वे? जड़ काट दो, जड़ काट दो। एक एक ईंट गिराने से अच्छा है नीचे बेसमेंट में बम फोड़ो तो गिर गई। तो टैक्स अफसर का लॉजिक तोड़ने का तरीका सीखो, लॉजिक तोड़ो उसकी, और उसकी रीजन होती ही किताब से है, बुक से है। ये प्रोफेशन ना लीगल रीजनिंग मानता है, कानून, सेक्शन, लॉ और लफ्ज, अल्फाज से जिसने दोस्ती की ना बेटा, वो बहुत बहुत खुश रहेगा। लफ्जों से जिसने दोस्ती की, लफ्ज पढ़ना सीख लिया आप लोगों ने। हाफिज नवीद बेटा आप पार्टिसिपेट तो कर रहे हो बेटा, मतलब आप मुझे ना आपके मैसेज देख रहा हूँ, मैं आपके सारे मैसेज को देख रहा हूँ बेटा। कब कोई भी क्वेश्चन होगा, अच्छा अगर आप वॉइस के थ्रू करना चाहते हो तो मैं इसकी वजह बताऊं, ना 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 ना, माइक नहीं खोल सकते। उसकी वजह ये है कि इस वक्त मैं रीजन बताऊं, ये ओपन सेशन है, ओपन, कुछ सेशंस कहा गया था कि ओपन रखें, ताकि वो एडमिन फैसला करती है मेरा, ताकि सारे लोग देख सकें कि क्या हम कवर कर रहे हैं। जिस दिन हमारा 3 सेशन शायद ओपन होंगे सब्जेक्ट के, क्लोज हो जाएगा आपकी माइक खोल दी जाएगी, क्योंकि रजिस्टर्ड बच्चा होगा ना, हमें पता हु इज टॉकिंग। तो अनरजिस्टर्ड में बेटा आपको नहीं पता क्या क्या होता है। तुम तो नेक इंसान हो, हाफिज हो, बट बेटा जो हमने झेला झेला है ना, हम हमें ही पता। प्राइवेटली बताऊंगा क्या होता है, समझ तो गए होंगे कि क्या करते हैं लोग, ठीक है ना, क्या करते हैं। तो इसीलिए बेटा ये इसमें इतनी रिस्ट्रिक्शन लगवा दिया मैंने कि वो लिख भी ना सके, ठीक है। एक अभी पिछले किसी सेशन में कोई, पता नहीं वो इंडियन था या कौन था, हिंदी में गालियां दे रहा था। मैंने कहा शुक्र है समझ नहीं आई। मैं कहा मैं तो रिकॉर्डिंग पे हूँ ना, मैं भी छोड़ता नहीं। तो इंडिया से मेरा दुश्मनी है बस, ठीक है, गजवा हिंद की वजह से। इस पे किसी और दिन बात करेंगे कि गजवा हिंद अल्लाह करे मेरी उम्र में लग गई ना तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा उसमें। हुजूर ने कहा है, गजवा हिंद का जिक्र किया है, ठीक है, तो पार्टिसिपेट करूंगा। फौजी मुझे नहीं लेंगे कि यार तू अब क्या लड़ेगा, तो मैं गजवा हिंद में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया की तरफ 2-3 पत्थर फेंकूंगा, या अल्लाह मैंने हिस्सा लिया। तो मेरा ये तरीका है भाई, इंडिया से मेरी दुश्मनी है, लोगों से नहीं, इंडियंस से नहीं। अच्छे लोग भी होंगे इंडिया से, उनकी हुकूमत से, समझ रहे हो, इंडियंस से नहीं, इंडिया से, ओके। तो इसीलिए बेटा वो 2-3 दफा ऐसी चीजें हुई है ना, तो मैंने इसको बंद करा दिया। तो आप टेक्स्ट के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है। चले भाई, सेक्शन क्या दिखाऊं, कौन सा सेक्शन देखना चाहिए इसके लिए?
अब आप पे है ना, क्योंकि आपके पास बुक नहीं है, आप मुझे बोलो ना, मैं आपका आई एम योर वो एडवाइजर, मुझे जो बोलोगे वो करूंगा। मैं नहीं जवाब दे रहा। वो इस तरह था कि ये जो ये वाली ना, ये वाली कैलकुलेशन इस तरह हुई थी कि उसने, बंदे ने ना उसको फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज दिखाया था। फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज दिखाने का मतलब बैंक ने एट सोर्स ये टैक्स काट दिया था, और बैंक ने एट सोर्स ये टैक्स काटा तो उसने इसको आईफोर्स में नहीं दिखाया, ये समझते हुए कि ये एफटीआर में ही कवर हो गया। और ये सेक्शन आप बताएंगे कि अदर ये इंडिविजुअल की इनकम आईफोर्स में ना आए तो किस सेक्शन में आती है? सेक्शन 7 7 7 क्या था? 7B और रेड विथ 8 सेक्शन 8, ये इसमें हुआ था ये उसकी। अच्छा, टैक्स पेयर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ये मैं इसमें आता हूं, तभी तो उसने नहीं दिखाया ना, वरना तो आईफोर्स में दिखा देता ना। क्योंकि उसने टैक्स कितना भरा था? 15% से। 15% से जब टैक्स दिया उसने, तो 15% से जो टैक्स बना, ये है ना 15% से, तो 15% से तो एफटीआर का टैक्स लगता है। अगर आप कहें तो मैं 15% दिखा भी देता हूं आपको, मगर यार फर्स्ट शेड्यूल में 15% लिखा है, ठीक है ना, तो 15% बना इसलिए। अब क्या देखना चाहते हैं आप? कौन सा कानून पढ़ना चाहते हैं जवाब बनाने के लिए? या फैक्ट्स पे सिर्फ जवाब बना दोगे और आपका जवाब मान लिया जाएगा? आपका सिर्फ फैक्चुअल जवाब होगा ना, फैक्ट्स पे। तो डिपेंड करता है, डिस्प्यूट फैक्ट का था तो मान लिया जाएगा, या डिस्प्यूट फैक्ट का या लॉ का है? लॉ का है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ का है। आप कैसे डिफेंडेबल लग रहा है आपको केस? मुझे तो नहीं लग रहा था, यकीन करें, पहली दफा मैंने देखा ना, मैंने कहा यार इट्स अ लॉस्ट केस, इज अ लॉस्ट केस। उसने जिसने ओपिनियन लिया उसने कहा सर कोई हेल्प नहीं कर रहा, टैक्स अफसर कह रहा है वी कांट डू एनीथिंग, क्योंकि हमें बैंक से डेटा लिया गया है, हम वी हैव नो वे ऑफ गिविंग यू एनी रिलीफ, ये पे करना ही पड़ेगा। कैसे? ये कोई डिफेंस है? इतने पैसे कहां से आएंगे? तो हाँ, क्या करेंगे तो बताओ ना। कहते इतने पैसे कहां से आएंगे, हम डिफेंड, तो डिफेंड कैसे करोगे? यही तो है ना। आप ऐसा जवाब तो लाओ ना, ऐसा जवाब तो लाओ ना जो आपकी बात को कुछ वजन तो देना। और आपको पता है कभी कभी आप ऐसा जवाब जिसमें खुद, ये मैं आपको बताऊं, लॉ में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो क्या है? हारा हुआ केस भी जीत जाते हो। खुद पता होता है मेरे पास कुछ नहीं है, बात करते करते जीत गए, क्योंकि ऐसी चीजें निकल आएंगे, वाह वाह हो गई। हियरिंग का ऑप्शन है अभी? हाँ, वो हियरिंग टाइम तो है उसके पास। हाँ, कम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, फैक्चुअली सही। वो देखें इस तरह था, मैं देखें अभी मैंने फिगर हटा दी ना, वो यूं कर रहा था टैक्स पेयर, मतलब थोड़ी दो नंबरी कर रहा था दो नंबरी मतलब दो नंबरी कैसे? ऐसे इसको माइनस करके कह रहा है, ये देखे कम है ना। कम नहीं है, कम नहीं है। असल तो आप इस नेट को फिगर को देखोगे या ग्रॉस को देखोगे? ग्रॉस को देखेंगे ना, इसको देखेंगे, वो तो ज्यादा है। वो तो सही कह रहा है टैक्स अफसर, आप क्या करें? किसमें? नहीं नहीं नहीं, 18(2) पे ना जाएं। असल में इस केस के अंदर जो आपकी ऑब्जर्वेशन को मैंने जरूर कहा, मगर असल में ना रियल केस के अंदर इसके पास 7-8 लाख की और भी इनकम थी। हाँ थी, रियल केस में थी, मगर मैं उसमें नहीं फंसाना चाह रहा था आपको, मैं सिर्फ इशू पे फोकस रखना चाह रहा था, इसलिए मैंने कहा कि अदर सोर्स में ही सही है। इस केस में ना अदर, मैं आपको नोटिस भी दिखा दूंगा, ये रियल नोटिस दिखाऊंगा आपको अगली क्लास में, ये देखो भाई नोटिस था। ओके, रियल नोटिस है। अब जवाब बनाओ। मिस क्लासिफिकेशन है ना, एफटीआर नहीं है, आईफोर्स से, तो वैलिड तो है। मिस क्लासिफिकेशन हो रही है टैक्स अफसर के हिसाब से, वैलिड तो है। अच्छा देखिए, आप अभी भी एक गलती कर रहे हैं, आप मुझे ये नहीं कह रहे कि सेक्शन खोले हम कानून पढ़ें, तो कहो ना, कहो ना सेक्शन क्या खोलूं, दिखाओ क्या, 18 खोलूं, क्या करना है? कौन सा खोलूं? 39(1)? चले 30, वेरी गुड वेरी गुड, देखे तो सही 39(1) क्या कह रहा है, शाबाश। 39(1) क्यों? 39(1) में क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, जिसपे बेहतरीन बात की आपने। इसमें इनकम यूं आता है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, जिसमें उसको कहा गया कि आप कवर होते हैं
और ये देखें क्लॉज सी में कह रहा है प्रॉफिट। मगर प्रॉफिट की डेफिनेशन सेक्शन 2 में गिवन इंटरेस्ट है, ये डिफाइंड है इन सेक्शन 2, डेफिनेशन के सेक्शन में उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। एम्प्लॉय सैलरीज, सर जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं समझ, अरे हाँ यार इकरा बच्चा बताता हूँ। देखिए जो, अच्छा एक चीज देखें, एक चीज मैं बता दूं, जो आप यहाँ सवाल करोगे ना मैं रिपीट करूंगा ताकि ऑनलाइन के बच्चा सुन सके। या इसका दूसरा तरीका क्या है, वो अगेन थोड़ा हमारी इनिशियल क्लासेस हैं, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको भी फिर एक माइक आ जाएगा, वहां से भी माइक ओपन हो जाएगा ताकि हम कलेक्टिवली एज ए सिंगल ग्रुप पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर सिर्फ फिजिकल पढ़ना होगा तो कराची के सीखे, बाहर बाहर तो लाहौर वालों ने कसूर किया ये ना सीखे यार, या कसूर वालों ने कसूर किया यार, पूरे मुल्क के बच्चे हमारे। तो इसीलिए ये बात जरा आप रिपीट करूंगा मैं आपकी बात, सही है बेटा, थैंक यू इकरा, मैं अभी आपकी बात आप समझ गया हूँ बेटा, जो यहाँ से पूछेंगे मैं रिपीट करूंगा। सेट है बेटा, एम्प्लॉय सैलरी और अदर ऑपरेशनल कॉस्ट एड करें, क्यों करें? फाइज बेहतरीन बात की यार, फाइज फाइज खान कह रहा है भाई देखिए अदर सोर्स है तो एक्सपेंस भी माइनस करो। किस चीज का एक्सपेंस माइनस करो? वो कह रहा है एक्सपेंस माइनस करने के बाद आप उसको ले जाओ, क्योंकि एक्सपेंस में सैलरीज अदर उसकी कॉस्ट है कोई नहीं यार, इंटरेस्ट में कौन सी ऑपरेशनल एक्सपेंस होता है, कुछ भी नहीं। हाँ अगर इनकम होती एक्टिव, उसने एम्प्लॉय रखे होते, कोई एसेट लिए होते तो माइनस करते, बिल्कुल सही है। फिर पता है हो सकता है एफओस में फायदा ही हो जाता, एक्सपेंस इतने ज्यादा कि टैक्स ओरिजिनल 15 से भी कम। तो मगर वो थोड़ी है, इंटरेस्ट इनकम में कोई एक्सपेंस ही नहीं होता। 39.5 बोल रहा है हमें शहबाज, 5 क्यों यार इतना भी? 5 यार उसका असल में ना कह रहा है कि जी दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी इनकम रिसीव्ड, तो वो कहता है 7B पे अप्लाई नहीं करेगा। तो यही तो झगड़ा है ना, 7B अप्लाई करेगा या 39 अप्लाई करेगा? भाईजान शहबाज, और क्या दिखना चाहते हैं हम? बस काफी था इतना। और चले मैं आपको बताता हूँ क्या देखना चाहिए, मैं मेरा मशवरा है, जवाब आप ही बनाओगे मैं नहीं बनाऊंगा यार, मुझे जरा हल निकाल के दिखाओ, कितना लॉक हो गए हम, यकीन कर लो। माय फर्स्ट रिएक्शन वाज देयर इज नो होप इन दिस केस, द गाय हैज टू पे दिस अमाउंट, बिकॉज ये बिल्कुल सही कह रहा है। और देन आइडिया स्ट्रक, और ये भी तो हो सकता है। और फिर बल्ले बल्ले, मतलब एज फॉर एज जवाब इज कंसर्न, अब नतीजा क्या निकलेगा मुझे भी नहीं पता, तो जवाब बनाना चाहिए ना। मैं आपको पहले दिन लॉ ऑफ नोटिस की फर्स्ट एक्सरसाइज जो करवा रहा हूं ना, इसी से आप पूरा टोन सेट होगा हमारे कोर्स का और आपके एटीट्यूड का, कि जहां पे दीवार बनी हो ना और नजर आए कि कोई रोशनी नहीं है, मैं निकल ही नहीं सकता, बेटा उधर से भी निकल सकते हो, बशर्ते कि राइट माइंड सेट हो तुम्हारा, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। और डायरेक्ट से दोस्ती करो, लफ्जों से दोस्ती करो, लफ्जों से दोस्ती करो, और लफ्जों को समझो कि अच्छा क्या क्या हो सकते हैं। चले भाई आ जाए, मैं चाहता हूं आप देखो 7B, आप देखिए 7B, क्योंकि 7B पे ही झगड़ा है। अच्छा डॉट है शायद इसमें, हाँ? क्यों दे रहा? ये आ गया इसमें इसका जवाब है। देखिए मैं अगर आपको बताऊंगा ना तो आप कभी भी नहीं सीखोगे, एडल्ट लर्निंग ऐसे नहीं होती, एडल्ट लर्निंग होती है आप खुद सीखोगे। तो मेरे से तो एक्सपेक्ट भी ना करो कि मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा, मैं आपको उस जवाब तक पहुंचाऊंगा, और जब वो आइडिया स्ट्राइक करेगा ना तो देखना मजा आ जाएगा। तो कौन हमारा टेक्स का चीता है जो इसमें से वो जवाब निकाल के बताना चाहता है, और इसका फिर मैं आपसे ना ये नहीं समझना बस आज की सेशन खत्म, भाई इसका जवाब एक्चुअल लिखना भी है तुम लोगों ने, है सर क्या मतलब? भाई लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे? जवाब बना के आओगे और अंग्रेजी लिख के आओगे।
चले भाई, ऑनलाइन में से कौन ऐसा बच्चा है जो कि इसका जवाब हमें इस सेक्शन से ढूंढ के बता सकता है? बैंक से। हम्म। हाँ, सब करते हैं। क्या कर आपको पता है टैक्सेशन क्या है, टैक्स एडवाइजरी क्या है? रुको रुको रुको, टैक्स एडवाइजरी पता है क्या है? इट इज वे ऑफ थिंकिंग। इट इज वे ऑफ थिंकिंग। अभी आपका वे ऑफ थिंकिंग बना ही नहीं है, तो नजर ही नहीं आ रहा। अब मैं आपको क्लू दे रहा हूँ, ऑनलाइन सुनिएगा, क्लू दे रहा हूँ। मैं दो लफ्ज बोलूंगा, फिर भाग जाऊंगा। खुद खुद पहुंचो। पहुंचोगे, कभी नहीं बोलोगे, माइंड सेट बनेगा। ट्रेन हो रहे हो तुम लोग, तुम्हारा माइंड है, ट्रेन हो रहा है। लफ्ज सुने दो, पहले दो लफ्ज सुने। पहला लफ्ज है कंडीशन। क्या ये, मैं क्लू नहीं दे रहा, क्या ये कंडीशन है? क्या ये कंडीशन है या अमाउंट है? सोचो। चलिए दूसरा लफ्ज दे रहा हूं, दूसरा जब, छोड़ो 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 छोड़ो, अली मुझे छोड़ो, और आसान कर दूं। अब लफ्ज चेंज कर रहा हूं। इसे ये तो जवाब ही हो गया ना मेरी तरफ से यार, तो आपने क्या सीखा फिर? क्या ये कंडीशन है? क्या ये लिमिट है? खत्म। अब भी नहीं पहुंचे तो मारूंगा। ओ, तो जवाब मिल गया। ये दो कितने पावरफुल वर्ड्स हैं। अब मैं एक्सप्लेन करूं? एक्सप्लेन करूं? आप सबने सोचना क्या था, ये देखें। ये जो एक्सेस की बात कर रहा है, क्या 5 मिलियन से एक्सीडिंग अमाउंट आईफोर्स में जाएगा या सारा जाएगा? दैट इज द आइडिया। दैट इज द आइडिया। भाईजान, तुमने जब अमाउंट बोला था ना, मैंने कहा ये पहुंचेगा, नहीं पहुंचे। दो लफ्ज कौन से थे मेरे? कंडीशन होगी तो सारा जाएगा। इफ दिस इज द कंडीशन, इफ दिस इज द, अगर ये सबसेक्शन 3 कंडीशन ले डाउन कर रहा है, कंडीशन है 5 मिलियन से कम इधर ऊपर उधर, तो कंडीशन हो गई ना। अब आपने डिटरमिन क्या करना है कि सबसेक्शन 5 कंडीशन का है या लिमिट का? लिमिट का। और अगर लिमिट ले डाउन कर रहा है तो 5 मिलियन इधर एक्सीडिंग उधर। खिड़की खुली। आपको क्या लग रहा है, लिमिट है? लिमिट है ना। तो इसका मतलब 5 मिलियन तक 15% उसके ऊपर नॉर्मल रेट है। 15,000 भी टैक्स नहीं लग रहा उस पर। करके देखो, करके देखो, आओ। यार मैंने जब आइडिया, मैंने तो दिल कर डांस करो। है, मिला आइडिया? लग रहा है आपको? या और डिस्कस करूं? आऊंगा वापस, इस पे आऊंगा। पहले आप वर्किंग करें भाई, आ जाए इधर ऑनलाइन। चलो भाई, पहले वर्किंग करो। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि अगर ये लिमिट हो, कंडीशन वाली वर्किंग तो देख लिया, टैक्स अफसर कह रहा है कंडीशन है। मैं कह रहा हूं कंडीशन नहीं है, लिमिट है। क्या मतलब कंडीशन और लिमिट? आओ लिमिट वाली वर्किंग करते हैं। लिमिट वाले केस में वर्किंग करते हैं जी। ये कंडीशन नहीं है, लिमिट है। इसका मतलब क्या है, सब सेक्शन 3 के मुताबिक 5 मिलियन किधर, 5 मिलियन किधर, गलत बता रहे हो, 5 मिलियन किधर, एफटीआर में। तो 5 मिलियन किधर, उस पर तो मैं 15% दे चुका हूं ना, उसमें तो दे चुका हूं पूरे अमाउंट पे। तो 5 मिलियन पे हम 15% दे चुके हैं, इतना तो हम पहले पे कर चुके हैं। एक्सेस कितना है? उसकी इनकम कितनी थी? उसकी इनकम थी भाईजान, आए ये। तो इसका मतलब एक्सेस कितना है? आपको पता है 6 लाख से कम पे टैक्स भी नहीं है, 4 लाख पे टैक्स नहीं है, 0%। हाँ। अरे रिफंड, जिंदाबाद। रिफंड, पैसे ऐसे रखो वापस। क्यों रिफंड, बताओ क्यों? क्योंकि आपने मुझसे ये लिए थे भाई, मुझे ऐसे रख पैसे वापस। आ गया? बताएं मेरा 30% हक है कि नहीं है? कितना बचा लिया उसका, रिफंड क्रिएट कर रहा हूं।
ये है टैक्स एडवाइजरी बेटा, इसको कहते हैं लॉ ऑफ टैक्स नोटिस। छुट्टी करें अब या और सीखना है? तो लिखोगे ना, सीखो, कौन लिखेगा? अब आपने बताया असाइनमेंट करनी है एक, आपने मेरे बताए हुए फैक्ट्स जो मैंने बताए हैं, ये मैं आपसे एक नोटिस की फॉर्म में शेयर करूंगा आज ही ग्रुप में। हमारा जो ग्रुप होगा उसमें आ जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में एक वही नोटिस रियल, उसको पढ़ो और मैंने जो आपको आज गाइड किया उसकी जवाब पे एक सीरियस जवाब लिख के देना, जो बिल्कुल एक टैक्स एडवाइजर के तरीके से होना चाहिए, ठीक है? और जो आप में से अच्छा जवाब लिखेगा उसको शाबाशी मिलेगी, और जो बुरा उसको लानत मिलेगी। सीरियस वाली। अच्छा कॉपी करना है? अच्छा एक काम करेंगे ना, ये आपसे शेयर ही करा देंगे, शेयर करा दें? सारी शेयर होगा यार, ये मैं रखने के लिए थोड़ी है। अब मैं आज छुट्टी पे है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कैसे इंश्योर करूंगा? चलो आप कर देंगे, शेयर कर देंगे, ये तो क्लियर है कि शेयर हो जाएगा, ठीक है? बार आप अपनी नोटिंग किया करो, अपनी नोटिंग की, अपने हाथों से लिखने पे बरकत होती है, सही है? अच्छा अब देखिए, आपने इसकी पूरी जवाब बनाना है। एक चीज मैं अभी भी इस पे बताऊंगा, देखिए अब आपके पास एक और टेक्निक है। लास्ट पॉइंट है ऑनलाइन बेटा, हमारी क्लास 8:30 तक थी, बस लास्ट पॉइंट सुने घर जाएं। देखिए जब आप किसी सेक्शन को इंटरप्रेट करते हो ना, तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसका ये मतलब नहीं, ये मतलब है, यानी बोल सकते हैं कि आप अपना मतलब बता, जैसे हमने लिया, मगर एक बात याद रखिएगा, जब आप लॉ को इंटरप्रेट करते हो ना, तो जो वो कंडीशन वाली बात थी, कंडीशन वाली बात भी तो थी ना, आपका ये जवाब वो नहीं मानेगा, टैक्स अफसर नहीं मानेगा, वो तो टैक्स लगा देगा, मगर आप अपील में जाओगे, अपील में जीत के आओगे। मगर एक चीज जहन में रखना, वो जो उसने व्यू लिया है उसको भी तो तोड़ो, उसको तोड़ो ना। मैंने क्या कहा था, दीवार गिराएं, क्या करें, ईंटें तोड़े या बम फोड़े नीचे से? तो उसके आर्ग्यूमेंट को तोड़ने का तरीका क्या होता है लॉ में, कि सेक्शन को रिप्रोड्यूस करके डिस्कस करना। जब आप जवाब बनाओगे ना, तो रिप्रोड्यूस करोगे सेक्शन को, सबसेक्शन 3 को रिप्रोड्यूस करोगे, उसको एनालाइज करोगे, बताओगे कि आपकी मीनिंग कैसे निकल रही है, कौन से लफ्ज हैं जो आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। एवरीथिंग जो तुमने लिखनी है ना, वो लॉ की सपोर्ट में। मैंने क्या कहा था आपको, इफ द बुक इज विथ यू, इफ द एक्ट और ऑर्डिनेंस इज विथ यू, आप केस नहीं हार सकते, आप केस नहीं हार सकते अगर आपको ये आपके साथ हो तो। अब आए, ये लास्ट पॉइंट मेरा देखें, मैंने क्यों ये इंटरप्रिटेशन समझी कि ये है। अब जरा गौर से देखें, अल्टरनेटिव, एक चीज क्या है आपकी इंटरप्रिटेशन, और एक क्या है अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशंस। उसने क्यों जो उसको भी तो तोड़े ना। अब मैं जरा थोड़ा सा गौर से 2-3 तरीके से पढ़ूंगा, तवज्जो बेटा। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू प्रॉफिट ऑन डेट दैट एक्सीड्स 5 million rupees। अब अगर लॉ ऐसे होता, अगर ये भी मैं लिखूंगा जवाब में, अगर लॉ ऐसे होता, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, ना ना ना, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई in case the profit on date exceeds 5 million, in case the profit on date exceeds 5 million, या ऐसे होता, this section shall not apply where the profit on date exceeds 5 million। तो कंडीशन होती, तो कंडीशन होती, दो और इंटरप्रिटेशंस मैंने लॉ में लिखा है, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू प्रॉफिट ऑन डेट दैट एक्सीड्स। नाउ ये दैट एक्सीड का मतलब जो एक्सीड कर रहा है उस पर अप्लाई नहीं करेगा, दैट एक्सीड, दैट एक्सीड लिखा है, ये नहीं लिखा दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई वेयर, वेयर केस को रिप्रेजेंट करता है, वेयर केस को रिप्रेजेंट करता है कि इस केस में नहीं अप्लाई करेगा। तो कंडीशन होती है ना, तो 1 रुपया भी अगर बढ़ जाता तो आई फोर्स में चला जाता। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन केस द प्रॉफिट ऑन डेट एक्सीड्स 5 million। ये अलग अलग चीजें हैं यार, ये अलग अलग केसें हैं, क्योंकि वो केस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दैट एक्सीड्स।
तो इसका मतलब ये बात दैट की कर रहा है, ये किस पे अप्लाई कर रहे हैं, दैट। दैट का क्या मतलब है, दैट का मतलब है सिर्फ वो जो एक्सीड करेगा वो। क्या मेरी बात आपको वैलिड लग रही है? अच्छा वैलिड छोड़ो यार, वैलिड किसने देखा है, यहाँ तो वैलिड सुप्रीम कोर्ट तक होगा, फिर पता चलेगा। आपको बात लॉजिकल लग रही है? दीवार में होल हो गया। तो ये है टैक्स एडवाइजरी, इसको कहते हैं टैक्स एडवाइजरी। तो आर यू रेडी? 122 सबसेक्शन 9 का पहला नोटिस, उसकी प्री कंडीशंस और उसका पहला केस। अब आपका काम हो चुका है शुरू। अब मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करूंगा एक जवाब, यानी सीरियस जवाब। हमारी नेक्स्ट क्लास इसमें इस तरह ही होगा, 3 क्लासेस होंगी हमारी, लाइव और फिजिकल। एक रिकॉर्डेड होगी। रिकॉर्डेड का मतलब है P4, और मैं बता चुका हूं कि वो बेसिस आपका स्ट्रॉन्ग करेगी। तो अगले हफ्ते, हर 3 दिन, फिर अगले हफ्ते। तो अगले हफ्ते जब P2 आएगा ना, नेक्स्ट वीक जब P2 आएगा, ठीक है, तो आपका जवाब तब तक जमा हो चुका होना चाहिए मेरे पास। कैसे जमा कराएंगे, कैसे जमा करेंगे? आप तो फिजिकल कॉपी भी ला सकते हो, और प्रेफरेबली मैं चाहूंगा कि टाइप करो, हाथ से नहीं लिखो। प्रेफरेबली मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करें। एक ईमेल आप नोट कर लें इस पर्पस के लिए, क्योंकि मेरे वो सारे स्टाफ के पास है ना, तो इजी हो जाएगा मेरे तक आना। और रुकें ज़रा, ये एक जनरल ईमेल उन्होंने बनाया है स्टाफ ने, ये ईमेल है, इसका ईमेल है तारिक तुन्यू। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको नोट करें। आपकी सारी असाइनमेंट्स, जब तक कि कोई अल्टरनेटिव ईमेल आपको ना दिया जाए तब तक इसी पे आएंगी। अगर अल्टरनेटिव ईमेल दिया जाएगा तो फिर आप उस पर फॉलो करेंगे। ठीक है, दिस इज द ईमेल, ये स्टाफ के पास है मेरे, तो इजीली मेरे तक आ जाएगा। ठीक है, इसका कोई रियल टेस्ट केस कोर्ट डिसीजन नहीं है फैस, इस पे केस लॉ नहीं है। अगर केस लॉ होता तो हम लंबी बात ही नहीं करते, हम बोलते फलाने केस में ऑलरेडी डिस्कस होके खत्म हो चुका है। तो हम केस लॉ की तो, केस लॉ तो डिसाइड कर देता ना। और बहुत सारे केस लॉ आप पढ़ोगे, बहुत सारे केस लॉ आप डिस्कस करोगे इंशाल्लाह। सेट है भाई? चलें अब क्लास को यहाँ एंड करते हैं। अब हमारा तरीका क्या है, हम एक दिन छोड़ के क्लास रखते हैं, ताकि आप अपने घर के पर्सनल प्रोफेशनल काम भी, 3 दिन एक साथ आना मुश्किल होता है। तो कल आपकी क्लास नहीं होगी, परसों होगी। ठीक है, अच्छा इनिशियल जरा क्लासेस हैं, थोड़ा सा ग्रुप देख लिया करें, जो हमारा रजिस्टर्ड ग्रुप है देख लिया करें शेड्यूल के लिए। ठीक है, वहां पे वो अपडेट करते हैं स्टाफ, मिस सितारा जो है ना वो अपडेट रखती है। इन केस ऑफ डाउट, कभी भी डाउट हो, टॉक टू मिस सितारा। ठीक है, इन केस ऑफ डाउट आप स्टाफ से बात कर लें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा ना इनिशियल ऐसा स्ट्रक्चर बना लें जो आपके लिए भी इजी हो। सेट हो गया भाई? चलें, तो थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। हाँ हाँ, वर्किंग दिखा दें, बल्कि वर्किंग में ईमेल करता हूँ ना अभी आपको, आप में से किस किस के क्वेश्चन को चाहिए, ग्रुप में करा देता हूँ, रुको। देखिए P4 का आपको रिकॉर्डेड वर्जन होगा, तो इस वजह से उसका कोई टाइमलाइन नहीं है, वो आपकी मर्जी पे होगा। और वो भी मैं थोड़ा बताता हूँ आपको, अभी शेयर हो जाएगी 122.9। और इसमें हमने किया था रेड विथ कौन सा इशू था, 7, B एंड 8। ठीक है, ताकि शीट हमारी सेव हो गई। और अच्छा, मुझे अगर कोई अपना ईमेल बताएगा तो मैं उसको भी ईमेल करूंगा, वो ग्रुप पे शेयर कर दे। रुताब एक सेकंड यार, वो नहीं व्हाट्सएप ग्रुप है ना अपने पास क्या? अच्छा एडमिन कर सकता है, एडमिन नहीं खोला ग्रुप। ये मैंने अभी कहाँ सेव किया था, डेस्कटॉप पे, ओके। हम्म,
कितनी फाइल्स हो गई इसमें? ये RU TAB JAWED ऑनलाइन बेटा। ये है M_Umar 313। गलत लिखूं तो रोक लीजिएगा याहू। और है काजी मुइस अहमद, सही लिखा है का मुइस gmail.com। फाइज खान CPA gmail.com, सही लिखा है। अपना ईमेल चेक करिएगा। नवीद रहमान @fwbl.com.pk। इन्वेस्ट माइंड 4B @gmail। चले, बाकी जो है ना ग्रुप में आ जाएगा, सेट है। और ये है लॉ ऑफ टैक्स नोटिस क्लास 1। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड का पता है? प्रोग्रामर्स का पहला प्रोग्राम होता है हेलो वर्ल्ड लिखना, वो सिखाते हैं हेलो वर्ल्ड। चलो भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।